राहुल गांधी एक डेंजरस आदमी, वो इस देश के समाज को बांटना चाहते I want to ask you, Pradeep Bhandari. प्रदीप भंडारी, Mr. Bhandari. हैं। बकवासबाजी से लोकतंत्र में लोगों का भरोसा कम होता है और शराब का पैसा उत्तर प्रदेश में यही हश्र था। 2019 में जमानत जब्त हुई, 2024 में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब मैं मान लो यार तुमको 60 साल में भी युवा बोलूंगा, कैसे चलेगा यार। हुआ वो पूरे वर्ल्ड में क्या नैरेटिव बताना चाहता था कि पहलगाम अटैक तो हुआ ही नहीं। उस टाइम पर सब साइलेंट थे। हाफिज सईद जो आतंकवादी है, वो 26/11 आतंकवादी हमले के बाद बोलता है कांग्रेस के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। जब आप कास्ट डोमिनेशन की बात करते हो, आप कहते हो भारतीय आइडेंटिटी नई आइडेंटिटी है, परंतु दूसरी आइडेंटिटी सर्वोपरि आइडेंटिटी, तब आप देश की यूनिटी के साथ में खिलवाड़ करने की बात करो। तभी कांग्रेस को तुम मुझे बताओ पिछले 30 सालों में कब मेजोरिटी मिली है। डेमोग्राफी इज द डेस्टिनी ऑफ एनी सिविलाइजेशन, दैट इज व्हाट वी हैव टू एडमिट एज अ रियलिटी। इट इज अ ग्रेजुअल टाइम वेयर यू विल सी अदर कंट्रीज लीडिंग इट। अब एआई है, एआई में सबसे ज्यादा फीमेल रेडी वर्कफोर्स हमारी है। सो फॉर इंडिया बिकमिंग द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इज जस्ट नॉट लाइक एनी अदर कंट्री बिकमिंग, इट इज अ राइज ऑफ अ सिविलाइजेशन। पाकिस्तान किसी का सगा नहीं भारत के अंदर। पाकिस्तान का जो जन्म हुआ है उसका एसेंस भारत को खत्म करने पे हुआ है। ब्लीड इंडिया विद 1000 जी, मैं आपको आपका पॉडकास्ट तब आप करना, आप बोलना, सबसे पहले मैंने प्रेडिक्ट किया था चौथी बार भी मोदी सरकार आएगी। बट 2029 में बट क्या मोदी जी की प्रधानमंत्री फेज के हिसाब से 2029 में भी सरकार आएगी। अगर राहुल गांधी जी को आपको एक एडवाइस देनी हो कि आप कांग्रेस पार्टी के हुक्म के ऐसे बन सकते हैं, तो वो क्या एडवाइस? हेलो प्रदीप भैया, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच प्रफुल्ल, तुम्हारे साथ में जुड़ने के लिए। तुम तो स्टार बन गए यार इंस्टाग्राम पे 1.5-2 महीने के अंदर। बस मेहनत है सर, बस काम आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेनाएं जो है वो मुंह तोड़ उधर जवाब दे रही थी, और तुम यहाँ पे दिन पर दिन कोई 50 वीडियोस कर करके बैठे थे। पाकिस्तान बहुत मेहनत कर रहा था ना, फेक न्यूज़ देने की। 5 रफेल उड़ा दिए, सोशल मीडिया हमारा प्रूफ है, तो हमने कहा दूसरा प्रूफ भी सोशल कांग्रेस मीडिया पार्टी भी तो मेहनत कर रही थी ना पाकिस्तान के नैरेटिव को यहाँ फैलाने में। नरेंद्र सरेंडर कराने में। ठीक है, जिसको वोट नहीं मिलता वो यही काम करेगा। ये बताओ, आपने कपड़े भी ऐसे मतलब चीटिंग कर लिया आपने? मतलब मुझे पता था तुम्हारी टीम पहले आ गई थी, तो उसने बोला था कि यार तुम ये पहनने वाले हो और आप भी ये पहन रहे हो, तो बोला ठीक है चलो पहन लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हारे जैसे पहनूंगा तो इंस्टाग्राम पे कहते क्या तुम्हारा 2 मिलियन फॉलोअर्स है ना, 1.7 मिलियन, तो अभी तुम इंस्टाग्राम पे हॉट पोटैटो हो, तो जो चीज़ चलेगी वो चलेगी। अच्छा, तो इंस्टाग्राम पे अब आ रहे हैं? ठीक है, मतलब आने के बाद मैं अभी इतना फ्रीक्वेंटली इंस्टाग्राम को नहीं करता जैसे तुम 2020 से 22 के बीच में करते थे इंस्टाग्राम, उसी फॉर्मेट में मैं भी कर रहा हूँ इंस्टाग्राम। और अब क्या प्लान है फिर आगे का? कोई नहीं, बस पार्टी की सेवा करेंगे और क्या। भैया फिर ये बताओ, चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। मतलब आपका ना, मैंने अभी व्हाट्सएप स्टेटस देखा था फादर्स डे के आसपास, तो आपने अपने फादर की फ़ोटो लगाई हुई थी, बड़ा इमोशनल सा मैसेज लगा। सर कभी कहते नहीं है आपको कि यार रुक जा, कभी जर्नलिज्म करनी है फिर पॉलिटिक्स करनी है? मतलब कैसा रिलेशन रहा है आपका? क्योंकि क्या होता है ना, बेटे का और बाप का रिलेशन दिल का तो बड़ा जुड़ा हुआ होता है, बट बातों का और सामने नहीं जुड़ा हुआ होता है। देखो, कोई ना कोई प्रोफेशन से तो आदमी पॉलिटिक्स में आएगा ही। अब कोई भले पंचर जोड़ के पॉलिटिक्स में आए, कोई टिकट ब्लैक करके पॉलिटिक्स में आए, कोई बड़ी कंपनी में काम करके पॉलिटिक्स में आए, कोई ज़मीन पे सोसाइटी की सेवा करके पॉलिटिक्स में आए। पॉलिटिक्स अल्टीमेटली एक मीन्स है पब्लिक के प्रति अच्छी पॉलिसीज़ बनाने का और देश को आगे ले जाने की मुहिम के अंदर अपना योगदान देने का। तो कोई ना कोई प्रोफेशन से व्यक्ति आएगा ही। मैं सिर्फोलॉजिस्ट और जर्नलिस्ट था, तो उस प्रोफेशन के बाद से मैं आया हूँ, तो उसमें कोई नई बात नहीं, कोई ना कोई प्रोफेशन से व्यक्ति आता है। बट हाँ, इंजीनियरिंग से इसमें जो पब्लिक पॉलिसी और इस सब में स्विच थी, ये एक नेचुरल स्विच थी, क्योंकि हम कॉलेज में भी थे MIT मणिपाल में, पढ़ते पढ़ते तो बहुत अच्छा थे, नौकरी बड़ी अच्छी मिली थी, परंतु जो मज़ा डिबेट करने में और इन सब चीज़ों में आता था वो अलग ही एक था। तो कहते हैं ना, देखो आप, मेरा लाइफ का फंडा सिंपल है। अब तुमने कभी सोचा था 3 साल पहले कि तुम भाई ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में 50 वीडियो बनाओगे और तुमको जो है देश उतना देखेगा जितना किसी न्यूज़ चैनल को देख रहा था? तुम भी नहीं सोच रहे थे ना, तुम भी करते चले। मैं तुमको बोलूँ तुम मार्केटिंग कर रहे थे, और मार्केटिंग करने के तुमने सोचा था कभी 50 वीडियोज़ एक दिन में तुम ऑपरेशन सिंदूर में बनाओगे और 2 महीने के अंदर तुम्हारे 1 मिलियन फॉलोअर्स होंगे? तुम भी नहीं सोचे थे। तो बस तुमको क्या पैशन है, तुमने किया, तो हमको भी पैशन है, हम कर रहे हैं। मतलब यही स्क्रिप्ट आपने अंकल को बोली थी? नहीं, मेरे को मेरे फैमिली कुछ नहीं पूछती। उनको पता रहता है कि मैं अगर मेरा पैशन हमेशा मेरे साथ में कभी भी ऐसा नहीं रहा है। मेरे मदर फादर ने हमेशा सपोर्ट ही किया है। बेसिक एक कंसर्न उनकी सिर्फ ये रहती है, जैसे हर मदर फादर की रहती है, कि खाना समय पे खाना और अपनी सेहत का ख्याल रखना, बाकी और कुछ नहीं है। अभी आपने बोला कि आपने इंजीनियरिंग करी, फिर आपको डिबेट पसंद था, जर्नलिज्म में आ गए, तो जर्नलिज्म में फिर डिग्री करी नहीं करी? मैंने पब्लिक पॉलिसी और इकोनॉमिक्स में मेरा बैकग्राउंड है,
और जब मैं एसटी एरिक्सन में जॉब कर रहा था बैंगलोर के अंदर, तो उसके बाद मैंने ना तब ये निर्भया का रेप हुआ था, गैंग रेप, जिस पे देश में बड़ा गुस्सा था। तो तब मैंने अपने मित्रों के साथ में बैंगलोर में ना एक ऑरेंज रेवोल्यूशन करके एक मुहिम शुरू करी थी, जो उस वक्त बहुत कवर हुई थी। तो उसके बाद से कर करके फिर 2015 में मेरे प्रोफेसर जो थे फाइनेंस के, वो बन गए थे चेयरमैन स्टेट फाइनेंस कमीशन हरियाणा में, जब सरकार बदली थी। तो उनकी रिसर्च टीम में मैं जुड़ा था, पर वो बैकरूम जॉब था। तो उसमें इतना थोड़े समय मैंने काम किया था, बहुत सीखने को भी मज़ा आया था। बट उसके 6 महीने बाद जब मैं एक टीवी चैनल देख रहा था, तो ऐसे ही मेरे को जन की बात करके आइडिया आया था, कॉन्सेप्ट की हम 543 डिस्ट्रिक्ट्स में 543 लोकल चैनल्स को बनाएंगे, 543 मिलियन व्यूअरशिप, 543 रिपोर्टर्स, और हर रिपोर्टर जो होगा उसको जैसे ड्राइवर को लोग रेट करते हैं, ऐसे ही रिपोर्टर को जनता रेट करेगी। जो लीस्ट रेटेड रिपोर्टर होगा वो नीचे चलते जाएगा। तो इस तरीके से अपने आप हाई क्वालिटी रिपोर्टिंग आएगी। तो ऐसे 20-22 लाख के कॉर्पस के साथ में 2016 में मैंने शुरू करी थी अपनी कंपनी। पर तब डिजिटल में एडवर्टाइजिंग का इतना स्कोप नहीं था, तो हमारे व्यूअरशिप बहुत आती थी। तो मैं क्या, दिल्ली के अलग अलग सड़कों पे अलग अलग जगह सेल्फी इंटरव्यूज़ के कॉन्सेप्ट से चीज़ों को कवर करता था। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश चुनाव 2017 में मेरा एक मित्र था, वो यूपी में भाजपा के कैंपेन में का एक लेवल पे काफ़ी काम कर रहा था। तो उसने बोला चलो यूपी घूमते हैं, तो बोला चलो चलते हैं। तो मेरा ना ट्रैवल का पूरा खर्चा निकल गया था, और हम लोग ओयो में रहते थे, तो मुश्किल से 400, 500, 600, मैक्स 800 रुपये पर डे का रखता था। और उस बहाने मुझे लगा यार मेरा ट्रैवल कॉस्ट बच गया है, और ये दोनों कॉस्ट बच चुके हैं, तो मैं ग्राउंड पर रिपोर्टिंग भी कर रहा हूँ, तो कंपनी चलती रहेगी। तो उस वक्त क्या होता है, सब लोग कह रहे थे या तो भाजपा स्लेंडर मार्जिन से चुनाव जीतेगी या सपा वापस आएगी। ये मुझे याद है 2017 का। तो और मैं तो हर जिला घूम चुका था, और आपके पास मेरे पास दिल्ली में करने को कुछ था नहीं। तो मैंने बोला ये तो बेवकूफ़ लोग हैं, मेरे पास तो इतने लोगों से मैंने बात करी, और थोड़ी बहुत पॉलिटिकल समझ मेरी थी, मेरे डिनर टेबल पे हम लोग के सब पॉलिटिक्स ये सब था। तो मुझे लगा था बीजेपी स्वीप कर जाएगी। अब उस वक्त मेरा एक मित्र के का एडिटर था सिद्धार्थ जराबी जी, जो उस वक्त एक बिजनेस चैनल के एडिटर थे BTVI के। तो मैंने पूरा डेटा उनको प्रेजेंट करा था। तो बिजनेस चैनल अगर कोई डेटा को रिलीज़ करे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सही हो गलत हो, क्योंकि उसके स्टेक्स इतना है नहीं होते। तो उनने मुझे पहला मौका दिया था, और वो कोइंसिडेंटली मेरा सर्वे बिल्कुल सही हुआ था। सो दैट वाज माय फर्स्ट टाइम ऑन टीवी। आज जब मैं ऑन कैमरा टीवी पर मिला, ये तो बहुत मज़ेदार चीज़ है, इसमें कोई एफर्टलेसली हो गया था, और मैं इतना पढ़ के आया था, तो मुझे मज़ा आया। तो फिर NDTV हिंदी ने फिर मुझे पिकअप करा, और उस वक्त मेरा और योगेंद्र यादव की एक बहस हुई थी, और वो गुजरात चुनाव था। तो उसमें योगेंद्र यादव बोला था भाजपा हारेगी। वैसे वापस तो मैंने अपना मॉडल बना लिया था कि भाई यहाँ पे दिल्ली में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो जो इलेक्शन स्टेट में जाओ वहाँ पूरा रहो, रिपोर्टिंग करो, और अपना अपना मैं धीरे धीरे डेटा का मॉडल बिल्ड करते जा रहा था। तो मेरी और योगेंद्र यादव की वो जो कॉन्वर्जेशन वो भी बहुत वायरल हो गई थी, कि मैंने योगेंद्र यादव को बोला था तुम कह रहे हो भाजपा हार रही है, तुम 10 सीट बता दो जिस पे भाजपा हार रही है, मैं तुमको 10 सीट बताऊंगा जिसमें कांग्रेस जीत रही है, 10 सीट बताऊंगा जिसमें कांग्रेस हार रही है। पर वो एक भी नहीं बता पाया। उन्होंने बोला सिफोलॉजी ऐसे नहीं होती ज़मीन पे घूम के। तो मैंने मुंह पे बोला तो क्या टीवी स्टूडियोज में बैठ के सिफोलॉजी होती है? अरे नेता अगर ज़मीन पे वोट मांगने के लिए चप्पा चप्पा घूमता है, अगर एक पॉलिटिशियन करेगा तो जो ये बता रहा है कि देश की जनता क्या सोच रही है, इसको तो घूमना ही पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करते शुरू हुए, फिर रिपब्लिक के साथ जुड़े, फिर इंडिया न्यूज़ के न्यूज़ डायरेक्टर बने। तो मेरा फंडा क्या है, जो सामने अपॉर्चुनिटी होती है उसमें 100% दो। तो ये इस तरीके से जर्नी शुरू हुई। तो ये सेफोलॉजी आप जैसे नॉर्मल पब्लिक को ना, लेमैन को समझाओ क्या होता है, मतलब इन रियलिटी विदाउट डिग्री कोई करना चाहे तो। मेरे हिसाब से पहली बात तो कोई डिग्री आपको आज की तारीख में दुनिया में आपको कोई भी चीज़ में एक्सेल करने के लिए उस फील्ड की डिग्री होना कोई कंपलसरी नहीं है। फॉर एग्जांपल स्टीव जॉब्स की कौन सी डिग्री थी भैया? स्टीव जॉब्स की, वो तो आर्टिस्टिकली करने आईफोन को पूरा चेंज कर दिया था। आपको एक इंक्विजिटिवनेस और एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का पैशन होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। अब इलॉन मस्क इज़ फिजिसिस्ट, अगर आप देखोगे उसका पूरा चीज़ में, बट टुडे टेक्नोलॉजी का नंबर 1 एंटरप्रेन्योर इन द वर्ल्ड है। तो मेरा मानना स्पष्ट है कि आपको कोई डिग्री हैज़ नो रिलेशन टू व्हाट यू डू इन लाइफ। एबिलिटी टू गेन नॉलेज इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी अब करें सिफोलॉजी की बात, तो कुछ नहीं यार, जनता क्या सोच रही है ये जानने का आर्ट होता है सिफोलॉजी। अब इसमें आप, मेरा जो पर्सपेक्टिव है 40 चुनाव का देखने के लिए, कि आपको जनता से बात करनी होती है ग्राउंड पे, और लोगों से बात करके वो डेटा को कलेक्ट करना होता है। फिर देखना होता है कि जनता क्या सोच रही है, क्यों सोच रही है और किस लिए सोच रही है। दूसरे तरीके से लोग करते हैं कि दिल्ली में बैठ जाएंगे और दुनिया के किसी भी कोने में बैठ जाएंगे, वहाँ से 4-5 लोगों को बैठा देंगे, 100 लोगों को बैठा देंगे और फ़ोन करेंगे कि प्रफुल्ल हम यहाँ से बोल रहे हैं, आपको आपके भाजपा को वोट डालोगे, कांग्रेस को करोगे। अरे भैया, कोई व्यक्ति क्यों कॉलिंग पे सच्चाई बताएगा किसको वोट डालोगे? तो उसमें एरर बहुत होता है। उसमें आप वोट शेयर बता सकते हो, पर
ऊपर आप ये नहीं बता सकते कौन जीत रहा है, कितनी सीट लेके आ रहा है। तो मेरा मॉडल ये है कि ज़मीन पे जाओ, लोगों से पूछो कौन जीत रहा है, कौन, मतलब लोगों से जानना चाहो कि वो किसको वोट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लो। मतलब जैसे मान लो अभी तुम्हारी 8 लोग प्रोडक्शन टीम के हैं, अब मैंने सिर्फ तुमसे पूछ लिया तो तुम्हारी कंपनी की मुझे सच्चाई थोड़ी पता चलेगी। तो मान लो मैं तुमसे एज ओनर पूछूंगा, मैं तुम्हारे किसी दूसरे एम्प्लॉय से पूछूंगा, और बिल्कुल डायमेट्रिकली तीसरे व्यक्ति से पूछूंगा, फिर एक कंक्लूजन को मैं ड्रॉ करूंगा, उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। तो सिफोलॉजी ये होता है आर्ट कि डेटा का इस्तेमाल करते हुए और साइकोमेट्रिक एनालिसिस का इस्तेमाल करते हुए जनता क्या सोच रही किसी भी मुद्दे पे उसके आर्ट को प्रेडिक्ट करना सिफोलॉजी कहते हैं। यूएस के अंदर नेट सिल्वर जैसे है, अब वो एक वेरी फेमस सिफोलॉजिस्ट है, पर यूएस का मार्केट डज नॉट हैव सो मेनी डाइवर्जेंस। हिंदुस्तान में आप 100 किलोमीटर में जाओगे, आपको लोगों का रहना सहना, खाना पीना सब बदल जाएगा। उनका मान लो तुम मेरे साथ जीके में बैठे हो, यहाँ पे व्यक्ति मान लो विधायक के नाम पे वोट डाल रहा है, तुम चले जाओगे करावल नगर, वहाँ तुम सोचोगे आदमी पार्टी के नाम पे वोट डाल रहा है। कोई चुनाव में तुम देखोगे आदमी सिर्फ वेव इलेक्शन है, माहौल के नाम पे वोट डाल रहा है। तो हर सिचुएशन का जो कंक्लूजन होता है वो अलग होता है, और वोटिंग ड्राइव करने के भी फैक्टर्स अलग होते हैं। तो इसका कोर इस सब को फाइंड करना सिफोलॉजी। जैसे आपने 40 के आसपास इलेक्शंस में करा, इनमें से बहुत सारे सही गए, कुछ आगे पीछे हो गए। तो जब आगे पीछे होते हैं, चलो हो गए, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने अपनी सिफोलॉजी करने के तरीके में क्या बदलाव करे कि अगली बार जब भी वो हो तो सही तरीके से हो। काफ़ी मेरा पहला जो चुनाव गलत हुआ था वो छत्तीसगढ़ चुनाव 2018 था, और 2018 छत्तीसगढ़ चुनाव में मैंने पहला एक्सपेरिमेंट किया था कि वो मैंने एक बहुत बड़ी टीम हम लोग ने हायर करी थी, और उसने ग्राउंड पे पूरी तरीके से ट्रैवल किया था। वो सब लोकल्स थे, मतलब वहीं के रहने वाले थे, और उसी के साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान के इलेक्शन हुए थे, वो दोनों मेरे बिल्कुल सही हुए थे। और मुझे लगा लोकल्स होंगे, तो मैं खुद भी बहुत टाइम इन्वेस्ट नहीं किया, तो पर वो हमारा पूरा इलेक्शन गलत हुआ। तो उससे मैंने ये सीखा कि भाई आपको जब सैंपल कलेक्शन कर रहे हो, आप हार्डकोर लोकल लोगों पे भी निर्भर नहीं कर सकते, हार्डकोर नेशनल पे भी निर्भर नहीं कर सकते। तो जस्ट उसके 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव हुआ था, मैं इकलौता ऐसा व्यक्ति था जिसने चुनाव के पहले कहा था कि मोदी जी 300 सीट क्रॉस करेंगे, जो मेरी किताब मोदी मैंडेट है, जो हर तरफ चीज़ चली थी। तो ये पहला हुआ। बंगाल का चुनाव जो मैंने 2019 का बैंग ऑन सही प्रिडिक्ट किया था, फिर 2021 के चुनाव के अंदर मेरा प्रिडिक्शन, मेरा नंदीग्राम में ममता बनर्जी का हारने का मेरा डॉट वोटिंग तक सही हुआ था, पर ममता चुनाव 2/3 बहुमत से जीतेगी ये मैं नहीं प्रिडिक्ट कर पाया था। तो अब मैंने समझा कि भाई बंगाल के अंदर ये मैटर नहीं करता वोट किसको डाल रहे हो, ये मैटर होता है कि वोट किसका काउंट होता है। तो बंगाल में सिफोलॉजी सिर्फ काम नहीं करती, क्योंकि बंगाल में वोट डलने के बाद क्या वो वोट काउंट होता है कि नहीं होता है, आपका काउंटिंग एजेंट जो है वो बायस तरीके से तो काम नहीं कर रहा, कितना इलेक्शन फ्री और फेयर है, ये सब चीज़ें बहुत निर्भर करती हैं। एक सेकेंड, आपने अभी बोला कि बंगाल में वोट डलता कुछ है और दिखता कुछ है। हाँ, बहुत जगह चांसेस ऐसे होते हैं। फॉर एग्जांपल नहीं, कैसे होता है ये? मैं बताता हूँ। तुम याद करो 2021 के बंगाल में 2021 के पहले बंगाल में पंचायत के पोल हुए थे, तो उसमें बड़ी एक अच्छी वीडियो वायरल हुई थी कि एक व्यक्ति है वो बैलेट बॉक्स लेके पूरा भाग रहा है और उस तरफ कर रहा है। तो एक तो पहली बात तो ये बंगाल में जो लोकल पोल्स थे वहाँ तो ईवीएम होता नहीं है, तो ईजिली रिग हो सकता है। हम स्टेट इलेक्शंस की बात अब मैं आ जाता हूँ तुम्हारे स्टेट इलेक्शन पे। जैसे मान लो कि वोटर लिस्ट पे प्रफुल्ल, प्रदीप और तीसरे व्यक्ति का नाम है, तो मान लो तुम्हारे पाड़ा में, पाड़ा मतलब वहाँ पे लोकेलिटी को बोलते हैं, वही प्रफुल्ल का किसी ने दबंगाई वहाँ चलती है। देखो बंगाल का चुनाव बल का होता है, तो प्रफुल्ल को वहाँ पे जीना है सच्ची तरीके से। रूलिंग पार्टी का व्यक्ति आए, भाई प्रफुल्ल का जो आईडी कार्ड है वो प्रफुल्ल का आईडी कार्ड लिया, चल तू चले जा, तेरे नाम पे वोट मान ले चीज़ हो जाएगा। तो तेरा आधार कार्ड भी ले लिया और तेरे उसमें भी चीज़ करके कर गया। अब जब तुम गए काउंटिंग सेंटर पे, तो अगर लोग व्यक्ति भी वहाँ पे तुम्हारा ही है, तो अल्टीमेटली तुम्हारा वोट किसी और ने डाल दिया। और ये मास स्केल पे वहाँ पे होता है। तभी कहते हैं कि बंगाल के अंदर सेंट्रल फोर्सेस का होना अनिवार्य है एक फ्री और फेयर पोलिंग के लिए। उसके बाद मान लो कि तुम घर में हो, अब तुम्हारे घर के बाहर किसी ने पोलिंग डे पे ताला लगा दिया, क्या करोगे तुम? तो तुम वोट तो करने नहीं जा सकते। सर सेंटर में तो सरकार आपकी है, तो इस पे काम क्यों नहीं हो रहा है फिर? नहीं, सेंटर में हमारी सरकार है, परंतु जहाँ जहाँ सेंट्रल फोर्सेस होती है वहाँ पे करते हैं, परंतु अल्टीमेटली लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का ही सब्जेक्ट होता है। तो इसीलिए तो पॉइंट भी तो करते हैं। 2021 के बंगाल का चुनाव हुआ था, कितनी सारी जगह रिकाउंटिंग हुई, कितनी सारी जगह कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला गया, फिर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला कि रूल ऑफ लॉ नहीं चल रहा है, लॉ ऑफ द रूलर चल रहा है। 2026 में क्या करने वाले हैं फिर? मतलब क्या इस पे किस की, मतलब पहले गलती करने से पहले समझा जाएगा या गलती करने के बाद? देखो एक चीज़ समझो, ममता बनर्जी जो सत्ता में आई थी उसके पहले लेफ्ट का शासन 30 साल तक चल रहा था। बिल्कुल। अब ममता बनर्जी का जो पहला इन्फ्लेक्शन पॉइंट था वो 2016 का था, जब हम लोग
कुछ भी नहीं थे। उसके बाद हम लोग ने लोकसभा चुनाव में सीटें बढ़ी, वोट शेयर बढ़ा, 21 के अंदर अब हम एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी हो गई। तो जो ये बातें कर रहे हैं बंगाल की पॉलिटिक्स को नुआंस तरीके से पार्टी, क्योंकि 10 इयर्स हो गया तो जान चुकी है, और ग्राउंड पे भी अभी जितनी एंटी इनकम्बेंसी बंगाल में है वो 2022-21 के चुनाव से कई ज़्यादा है। तो जो ये सब बातें कर रहे हैं ये सब से सीखे भी हैं, और तुम देखोगे कि आने वाले चुनाव के अंदर इसका रिजल्ट भी पता चलेगा। पर बंगाल इलेक्शन विल बी अ वेरी वेल फॉट इलेक्शन, जो 2026 का होगा। वेरी वेल फॉट इलेक्शन। मेरे को एक बात बताओ, इसमें 2026 में अभी आपके हिसाब से, क्योंकि अभी भाई 2011 का सेंसस हम लेते रहते हैं, उसी से बात करते रहते हैं, अब 27 में अपना रिजल्ट आएगा, उस पर बात करेंगे अभी, बट पॉपुलेशन क्या है, डेमोग्राफिक्स क्या है वहाँ का? देखो, मैंने डेमोग्राफी पे बहुत बड़ी स्टडी करी है, और मेरा मानना ये है कि मैं कहता हूँ डेमोग्राफी इज़ द डेमोक्रेसीज डेस्टिनी। बंगाल में मैं मुर्शिदाबाद, मालदा, इन सब इलाकों में रहा हूँ। तो बंगाल में अनऑफिशियली तो कहते हैं 30% के अराउंड है, पर मेरा ये इंडिविजुअल मत है कि ऑफिशियली कहते हैं 30% के अराउंड है, पर मेरा ये इंडिविजुअल मत है कि भाई 35% प्लस होगा। क्योंकि जैसे साउथ 24 परगनास के तुम इलाकों में चले जाओ, बांगौर, इन सब एरियाज में तुम चले जाओ, इतने सारे वहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स रह रहे हैं जिसको टीएमसी ने फेक आधार कार्ड दिलाया हुआ है। तुम मालदा, मुर्शिदाबाद में चले जाओ, जहाँ पे पहले 50% हिंदू था, 50% मुसलमान था, आज की तारीख में 70% तक मुस्लिम पहुँच चुका है, 30% हिंदू हो चुका है। उसमें भी तुमको बताऊँगा, जितने भी तुम बॉर्डर एरियाज में देखोगे वो सब बॉर्डर से इलाके आते हैं, उनको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बीएसएफ वाला क्या करेगा, अल्टीमेटली तो लोकल को ही देगा ना कि भैया ये फर्जी है, उस पर एक्शन भी नहीं लेते और उसको फर्जी आधार कार्ड भी प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए जितने भी तुम ये पूरा फेक आधार कार्ड के रैकेट इलीगल तुम देख रहे हो, दिल्ली में भी सब पकड़े जा रहे हो, उसका कहीं ना कहीं रिलेशन बंगाल से। दो चीज़ों में बात कर लेते हैं। आपने बात करी रविंद्र नगर और 24 साउथ 24 परगना की और बांगौर, इन सब इलाकों और दूसरा आपने बात करी मुर्शिदाबाद की। मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, वक्फ बोर्ड दिल्ली में आया अमेंडमेंट, और मुर्शिदाबाद में भाई बहनों को मारा गया, जलाया गया। अब 24 वाला अभी आ गया, रविंद्र नगर ये एरिया का नाम है शायद से, वहाँ पर अभी आया उसके ऊपर भी कि वहाँ पे एक शिव टेम्पल था, उसमें भी तोड़फोड़ कर दी और पत्थरबाजी करी, और तुलसी माँ के मंदिर को तो निकाल के फेंक दिया। अब ये सब चीज़ें हो तो रही हैं, ये अकाउंट कैसे होंगी? मतलब जब ममता बनर्जी के सामने बीजेपी खड़ी होगी और इलेक्शंस होंगे 2026 के, तो स्ट्रैटेजी क्या होगी ये मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है। स्ट्रैटेजी तो हम देखो कोई भी स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी इंटरव्यू पे नहीं बताती है स्ट्रैटेजी। पर ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि बंगाल में इस वक्त बंगाल की जनता चुनाव लड़ेगी ममता बनर्जी की अगेंस्ट, और भारतीय जनता पार्टी वो माध्यम बनेगी। जब क्या एक बार लोग मन बना लेते हैं ना, तो उसके बाद किसी भी तरीके का बल रोक नहीं पाता है। और अगर तुम ममता के भी ग्राफ को स्टडी करोगे, ममता का ग्राफ भी अगर जब वो जीतने वाली थी ठीक 7 डबल डिजिट पे वो आई थी, और फिर शी हैड ओवरथ्रोन द लेफ्ट। ये बिल्कुल सही है कि लेफ्ट का पहला जो बिल्कुल सेम ग्राफ चला है, और ये मेरे हिसाब से जो क्रिटिकल होगा वो 68 सीट्स होने वाली है, जो साउथ 24 परगनास और पूरा हुगली हावड़ा के अंदर आती है, जहाँ पिछली बार हमको एक भी सीट नहीं मिली थी। दैट इज़ वेयर वी विल मेक अ वेरी गुड इम्पैक्ट। बट अभी आपने बोला कि वहाँ पे पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स बदल चुका है। हाँ, पर सब सीट ऐसा थोड़ी कि हम एक भी सीट नहीं जीत सकते। हम पिछली बार तो वहाँ पे एक भी सीट नहीं जीते थे ना, तो इस बार तो हम वहाँ पे काफ़ी अच्छा करेंगे। कलकत्ता में इस बार हम अच्छा करेंगे। उसके बाद तुम अगर 290 कॉन्स्टिट्यूंसी कुछ बंगाल में है, उसमें से कुछ 70-80 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी होगी जहाँ डेमोग्राफी बहुत टिल्टेड है। और मैं इसमें तुमसे पूछना चाहता हूँ, जो लोग लोकतंत्र की बात करते हैं उनसे सवाल ये पूछना चाहिए, ऐसा क्यों होता है कि इस देश में जहाँ डेमोग्राफी परिवर्तित हो जाती है, मान लो तुम मेरे साथ एक हिंदू मेजॉरिटी इलाके में हो, तो हिंदू मेजॉरिटी इलाके के अंदर कभी कांग्रेस जीतेगी, कभी भाजपा जीतेगी, कोई तीसरी जीतेगी। अगर हिंदू माइनॉरिटी इलाके के अंदर सिर्फ धर्म के आधार पर वोटिंग क्यों होती है, और क्यों ऐसा होता है कि वहाँ पर डेवलपमेंटल इशूज़ काम नहीं होते, वहाँ वीटो वोट क्यों आ जाता है? तो ये एक हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है कि अभी हमारी डेमोग्राफी पूरी दुनिया में तुम देख लो, फ्रांस में देख लो, कहीं भी देख लो, जहाँ डेमोग्राफी परिवर्तित हुई है वहाँ पे कंप्लीटली तुम्हारा डेमोक्रेसी वैल्यू चली गई। फ्रांस पे भी आएंगे, क्योंकि फ्रांस में भी दिख रहा है, क्लियरली होता है कहीं भी दुनिया में। मेरा ये थीसिस है कि तुमको कह रहा हूँ कि तुम जहाँ तुम्हारी डेमोग्राफी 35-65 की हो गई, वहाँ पे तुम्हारा 35 डिसाइड करता है 10 में से 8 टाइम्स में कि वोट किसको पड़ेगा और कौन जीतेगा। क्योंकि 65 में से बहुत सारे लोग वोट देने नहीं जाते, डिवाइडेड है। देखो 65% में से वोट की बात नहीं, डिवाइडेड है। अगर तुमको 35, तुमको एग्जांपल देता हूँ, अभी महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था लोकसभा में, उसके अंदर पालघर के ये मालेगांव असेंबली के अंदर जब हम लोग लीड कर रहे थे, हम उस लोकसभा की
हर असेंबली में हम लीड कर रहे थे सिवाय मालेगांव में, जहाँ सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन थी और पूरा का 99% वोट कांग्रेस को पड़ गया और जीत गए, और वो सिर्फ धर्म के आधार पे वोट हुआ। तो मेरा पॉइंट ये है कि कम्युनल, तुम लोग बात करते हो भाई कम्युनल पॉलिटिक्स, कम्युनल पॉलिटिक्स, कम्युनल पॉलिटिक्स की शुरुआत कहाँ हुई भाई? जब कोई एक धर्म के आधार पे वोट डालना चालू होता है ना। कम्युनल पॉलिटिक्स की शुरुआत कहीं भी हुई हो, करंटली कौन कर रहा है ये सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महाकुंभ कौन गया, कौन नहीं गया, कौन कहता है कि गांधी जी ने पीसफुलनेस इस्लाम से सीखी थी, सारे धर्मों के नाम लिए इस्लाम के साथ, बट सनातन धर्म का नाम नहीं लिया गया, इसको छोड़ देते हैं। मेरा क्वेश्चन वापस भारतीय जनता पार्टी से है। मुर्शिदाबाद के अंदर बहनें जली, मानते हो? बिल्कुल। बेटा और बाप को मारा गया, मानते हो? अब इस केस के अंदर टीवी पे कितनी भी डिबेट हो जाए, हम दोनों बैठ के कितनी भी बात कर लें, इसमें एसआईटी अपना काम कर रहा है, कोर्ट अपना काम कर रहा है, बट ओपनली कब हम ये बोलेंगे कि ये बात गलत हुई? मतलब मेरे को ऐसा लगता है, और ये आपने ऐसा बोला कि इंस्टाग्राम पे सर्टेन नंबर ऑफ लोग फॉलो करते हैं, लोगों का प्यार है, तो जो मैं कमेंट्स पढ़ पाता हूं, मैं आपको उसी में से 2-3 सवाल पूछूंगा कि मुर्शिदाबाद में जो हुआ उसमें कोर्ट अपना काम कर रही है, बट सामने से भारतीय जनता पार्टी आके क्यों नहीं कहती कि ये गलत है? हम तो कह ही रहे हैं, मैं तो सब खुल के कह ही रहे, पर तुम जो सड़क पे लड़ाई की बात कर रहे हो, देखो मैं स्पष्ट मानता हूँ और ये सब लोग बंगाल के अंदर मानते हैं, मैं समझ सकता हूँ जहाँ से चीज़ आ रहा है। लोगों को ये भी लगता है कि 2021 के चुनाव के बाद में जब लोगों के घर जलाए गए, पूरी चीज़ हुई, तो इसमें लोगों का एक जेन्युइन कंसर्न है। परंतु एक चीज़ समझो, सड़क पर उतर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी रही है और कोई हिंदुओं के लिए नहीं उतरेगा। बंगाल में सिर्फ बीजेपी उतरेगी, ममता बनर्जी तो डेमोग्राफी बदलने के लिए, पर इसका रियल सोल्यूशन तभी मिलेगा जब बंगाल के अंदर सत्ता परिवर्तन होगा। अगर बंगाल के अंदर सत्ता परिवर्तन होगा तभी बंगाल की महिलाएं, बंगाल का हिंदू, भले राजवंशी, हर समाज का व्यक्ति जो है वो खुल के तुष्टीकरण के खिलाफ खड़ा हो सकता है। चलो ऐसे आते हैं, अब हम बात करते हैं 2014 में मोदी वेव आई थी, एक मोदी जी की वेव आई थी, अब की बार मोदी सरकार, और वो बन गई, उसके बाद 19 में बन गई, ठीक है, और 24 में बन गई। आप मुझे इतनी सी बात बता दो, शर्मिष्ठा का केस हुआ, शर्मिष्ठा ने अनकंडीशनल माफी मांग ली। मेरे को लगता है मुर्शिदा वाला केस में, मैं आपको अपनी व्यूअरशिप बता देता हूं, शर्मिष्ठा के केस की व्यूअरशिप थी 2.5 करोड़ 3 दिन में सिर्फ इंस्टाग्राम पर। मुर्शिदाबाद की व्यूअरशिप थी 40 लाख के आसपास। 2.5 करोड़ के अंदर मैं डेमोग्राफिक्स बता सकता हूं आपको, शायद 25% लोग कोलकाता वेस्ट बंगाल के होंगे, पूरे एरिया के वेस्ट बंगाल के, बाकी 75% बाकी एरियाज के थे। वो एक मूवमेंट था। भारतीय जनता पार्टी अगर सपोर्ट करती, जैसे पवन जी ने किया आंध्र प्रदेश से, ठीक है, बार काउंसिल के हेड ने किया, जो कि है भारतीय जनता पार्टी में, बट अगर कम्युनिकेशन और स्ट्रांग होता और क्लियरली मैसेज दिया जाता कि ये गलत है, इसको हम बाहर लाके रहेंगे, किया ना। बीजेपी मीडिया के आईटी हेड जो को इंचार्ज है बंगाल के, अमित मालवीय जी खुल के खड़े हुए, उनका केस में मदद उनके परिवार से अगर तुम पूछोगे, कि मेरी बात खुद भी हुई थी, उन जो उनके केस मेरी भी फाइल बात कर रहे हुई थी थे, भैया। हाँ, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड लोग ही कर रहे थे। मैं एक बात कह देता हूँ, ये पब्लिक ओपिनियन है और ये मैं आपसे पूछना चाहता नहीं, हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ पब्लिक ओपिनियन, पर मैं तुमको तथ्य भी कोट कर रहा हूँ साथ में। तत्व इलेक्शन किसके फेस पे जीत रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मानते हैं कि वो खुद से तो इस बारे में नहीं ओपिनियन दे पाएंगे, तत्व कुछ नहीं बोल पाएंगे। उनके अलावा मैं कह रहा हूँ टॉप लीडरशिप में हु कैन कम आउट एंड टॉक अबाउट इट। टॉप लीडरशिप मीन जिनको आप कहते हो ये भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक है। मुझे एक चीज़ बताओ, जब भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति, देखो पॉलिटिक्स, जब भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति उसके केस लड़ने में मदद करता है, परिवार से टच में होता है, तुमको क्या लगता है कि वो बिना टॉप लीडरशिप को बोर्ड में लिए कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। आज तुम्हारी कंपनी में तुम ओनर हो, अगर ये व्यक्ति पत्ता भी हिलेगा, तुम्हारे पूछने के हिसाब से कैमरे का लेंस भी चेंज नहीं कर सकता, तुम भी रिव्यू करोगे। तो जो भी चीज़ हुई है उसको पीछे वो तभी हो पा रही है क्योंकि उसको लीडरशिप का सपोर्ट है। दूसरी चीज़, किसी भी स्टेट के अंदर, कोई भी स्टेट है, मान लो तुम, भले उत्तर प्रदेश हो गया, वहाँ का जो इंचार्ज होता है, जो उसका प्रभारी होता है हमारी पार्टी के, उसमें वो उसका सबसे मेन करता धरता होता है। तो उस वक्त पे प्रभारी, जो को प्रभारी थे, अमित मालवीय जी खड़े हुए, मैं शुभेंदु खड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के प्रेसिडेंट खड़े हुए। तो बंगाल, जैसे तुमने खुद बोला, अब तुम वो 75% जो अदर से, वो बात दूसरी है। जो 25% कलकत्ता वाले हैं, जो बंगाल के अंदर हैं, उनके लिए तो नेता वही है ना जो वहाँ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बोला, वो सारे हैं। मेरा कहने का मतलब ये, जब वेव आती है तो गुजरात से एक इंसान उठ के आया था और हर घर मोदी बोल दिया था दुनिया ने। तो अगर आप इतना मानते हो कि वेस्ट बंगाल में जो लोग रह रहे हैं उनका खाली वेस्ट बंगाल घर नहीं है, वो दूसरी जगह से भी लोग आ रहे हैं, और दूसरी जगह से लोग आ रहे हैं, दूसरी जगह पे उनके रिलेटिव्स रहते हैं, एक वेव बनती है।
अच्छा चलो ऐसे आ जाता हूँ इस बात पे। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, भारतीय जनता पार्टी काम भी बहुत कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, चाहे वो हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, कहीं भी हो, काम हो रहा है, मैं ये मानता हूँ। और टाइम लगेगा हर चीज को एग्जीक्यूट होने में। लोगों को 70 साल दिए, यहाँ हम 11 साल में नहीं नाप सकते हर नहीं चीज को। एग्जीक्यूट तो हो ही रही है चीजें। एग्जीक्यूट हो रही हैं, सेल्स अच्छी है, बिफोर सेल्स अच्छी है, बट आफ्टर सेल्स की कम्युनिकेशन समझना पूरी मुझे बात। एक चीज बताओ, इसमें मेरा दूसरे सब लोग कहते कभी, अरे भैया नेहरू जी के बाद में कौन सी दुनिया की, सुनो मेरी बात, तो नेहरू जी के बाद में कौन सी ऐसी पार्टी जो तीसरी बार सत्ता में आई है एक ऐसे दौर के अंदर जहाँ प्रफुल्ल, थर्ड पर्सन, इतने सारे सोशल मीडिया, इतने सारे टेलीविजन के अंदर इतनी सारी कम्युनिकेशन चल रही। भाई कम्युनिकेशन ठीक है, तभी तो तीसरी बार मोदी जी बने प्रधानमंत्री। ये भी तो मुझे बताओ कैसे चीज नहीं सही है। अब आसपास 10 लोग क्या बोल रहे हैं वो मैटर थोड़ी करता है, डेटा स्पीक करता है। भाई एक ऐसी पार्टी कांग्रेस पार्टी जो 70 सालों तक इस देश में राज किया, उसको 3 कंसेक्यूटिव बार डबल डिजिट के अंदर लाके छोड़ा गया है, इससे बड़ी क्या कम्युनिकेशन की चीज बात हो सकती है। पर हाँ मैं मानता हूँ एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी हैं, तो लोगों को और हमेशा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट रहेगा। देखो उसको तभी, जैसे अगर हम 2024 अभी आएंगे उस पर मैं बात नहीं रहा, 2024 में भी तो हमारी सीट अगर देखी जाए तो कम हुई। देखो अच्छा मैं तुमको उसका काउंटर, सुनो मेरी बात लॉजिक, अब मैं तुमको नहीं, एग्जांपल, मेरे को काउंटर नहीं चाहिए भैया, मेरे को, मैं ये नहीं काउंटर नहीं चाहता, हाँ ठीक है। मैं ना नहीं कम तो प्रदीप हुई भैया है। से बात करना चाहता हूँ हाँ, थोड़ी देर के लिए, हाँ, ठीक है। हाँ। मैं समझता हूँ आपके दिल में बसती है भारतीय जनता पार्टी, थोड़ी देर के लिए प्रदीप भैया से बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे कोई काउंटर नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, सिंपल सी बात है। लोगों का ये कहना है, मैं स्क्रीनशॉट्स भी लगाऊंगा इसके साथ, कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, हम उन्हें अपना मानते हैं, बट जब शर्मिष्ठा केस हुआ, भारत की बेटी को कंडीशनल अनकंडीशनल माफी मांगने के बाद जेल में बंद कर दिया गया, उस टाइम पर एक सपोर्ट चाहिए था स्पीड से, कि सब साथ में आए। आप मेरी एक सेकेंड पूरी बात समझना। कम्युनिकेशन की जो मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूं, वो गैप कहां पे आता है कि काम होता है, दुनिया तक नहीं पहुंचता। अगर पहुंच गया होता ना, तो ये मैसेज जाता कि वर्ल्ड बैंक ने बोल दिया है कि 200 मिलियन लोगों के आसपास गरीबी रेखा के ऊपर नीचे थे, अब 75 मिलियन बच्चे हैं। वर्ल्ड बैंक ने जब ये बात बोली, तब हम तक ये बात पहुंची। ये आपने बोला स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, बट स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट की भी एक लिस्ट होती है प्रायोरिटी की। आपको लगता है इसको, अगर ये 3rd नंबर पर है, तो इसको फर्स्ट पे लाना चाहिए कि भाई कम्युनिकेशन बढ़ाओ, अपने आप जीतेंगे। देखो पहली बात तो चुनाव कोई व्यक्ति अपने आप नहीं जीतता। चुनाव जीतने के लिए बहुत सारी चीज़ें सही होनी पड़ती है, और अगर थोड़ी सी गलती है, चुनाव कोई व्यक्ति हारता है तो एक गलती से भी आदमी जो है कोई चुनाव के अंदर नुकसान वो देख सकता है। बात मैं करता हूँ बंगाल के केस में, इसमें सबसे बड़े स्टेक होल्डर शर्मिष्ठा और उसका परिवार है। मैं चाहता हूँ कि जो लोगों का ये सेंटिमेंट है वो एक बार शर्मिष्ठा और उसके परिवार से बात कर लें। मैं सबका सेंटिमेंट की रिस्पेक्ट करता हूं, पर मेरा मानना यह है प्रफुल्ल कि इस पे सबसे बड़ा स्टेक होल्डर, क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस कई में मैं खुद भी भुगी रहा हूं, मैंने देखे हैं, इसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर शर्मिष्ठा और उसका परिवार है। उसका, क्योंकि हमारे सब लोग टच में, वो ज़रूर ये जानता है और इस चीज़ को महसूस करता है कि भारतीय जनता पार्टी और इकोसिस्टम पूरा उसके साथ में खड़ा रहे। अब बात करते कम्युनिकेशन, देखो मेरे में पूरी विनम्रता है और हमारी पार्टी के अंदर पूरी विनम्रता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो दुनिया में जितना उनको समर्थन मिला है किसी नेता को नहीं मिला है, उसके बावजूद वो कहते हैं कि हम लोग हमेशा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। तो वो तो कल को 10 साल और भी सरकार रहेगी, 20 साल भी रहेगी, 30 साल भी रहेगी, जितने भी समय रहेगी, जितना ईश्वर डिसाइड करेगा, भगवान जनता डिसाइड करेगी, हमेशा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। कोई परफेक्ट नहीं है, वो तो 100% है। तभी तो 2024 के चुनाव के बाद में स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट किया, इसलिए हरियाणा के अंदर जीते, तभी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट किया, महाराष्ट्र और दिल्ली के अंदर जीते। तो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट तो हमेशा है। अगर आपकी सीट, अगर मान लो आप कुछ कभी हारते हो या जीतते हो तो कई चीज सही करते हो, अगर हारते हो तो या कहीं कुछ आपकी कमी होती है तो इंप्रूवमेंट करते हो, ये प्रोसेस है। तो मेरा आपकी बात मानी, जो पॉइंट मैंने बोला कि तीसरे नंबर से पहले नंबर पे लाना चाहिए, आप स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट का ही एक नागरिक की वजह तरह से और एक जनता की तरफ से आपको मैसेज दे रहा हूँ 100%। इस पे प्लीज, क्योंकि आपकी बात सुनी जाएगी, आप प्लीज उसे कन्वे करें कि इसकी कम्युनिकेशन पे काम। मेरी बात उतनी सुनी जाती है जितनी प्रफुल्ल की बात सुनी जाती है। आज जो है जनता और हमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, बट आप नेशनल स्पोक्स पर्सन है सर। नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ, पर उसके पहले देखो एक चीज समझो, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए पीपल फर्स्ट होते हैं। तो जो तुम कहोगे या मैं कहूंगा, कोई भी कहेगा, ऑल ऑफ दैट इज ऑफ द सिमिलर वैल्यू, दिस आई कैन फॉर श्योर एश्योर। तो ये कुछ भी नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है तो उसके अलग है और कोई जनता है तो उसमें नहीं। कोई भी आइडिया में दम है या कोई भी कंस्ट्रक्टिव चीज इज देयर, वो कहीं से भी आए, उसकी उतनी टेंजेंट और वैल्यू है। हाँ, ये हो सकता है बिकॉज ऑफ माई करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी
मुझे पार्टी सिस्टम में इंटरेक्ट करने का ज़्यादा मौका मिले, पर मैंने इतने केसेस देखे हैं, मैं तुमको बता रहा हूँ, इतने केसेस देखे हैं कि जो पब्लिक से आइडिया आते हैं या जो मान लीजिए प्रोफेशनल, जो सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स तुम्हारे जैसे हैं, उनके जरिए आइडिया आते हैं, वो तुरंत इंप्लीमेंट होते हैं। तो देयर इज़ नो डिफरेंस ऑन दैट पार्ट, मैं कह सकता हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, मैं ये मानता हूँ हर चीज़ प्राइम मिनिस्टर के जिम्मे नहीं मारी जा सकती। मणिपुर पे आपका क्या कहना है? मणिपुर में मेरा ये कहना है कि दो चीज़ें। पहली बात तो प्रधानमंत्री जी ने जब पार्लियामेंट के अंदर इस बात पे डिबेट करा था तो विपक्ष डिबेट से भाग गया था। दूसरी बात, अगर तुम इस वक्त की स्थिति मणिपुर की देखोगे, अगर तुम डेटा उठा के देखोगे, मैं सिर्फ डेटा उठा के देखोगे, तो जितने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जिस पे कर्फ्यू था वो कम डाउन हो चुके हैं। आज गृह मंत्री जी ने जो लास्ट अपना वक्तव्य दिया था उसमें उन्होंने कहा था इसमें कुछ समय लगेंगे, और वो समय जो है वो लग रहा है, परंतु ऐसा तुम मत समझो कि सरकार इज नॉट एट ऑल कॉग्निजेंट। मैं तो ऐसा समझ नहीं रहा तुम हूँ। मतलब कि जनता में जो भी चीज कह रहे हैं, मणिपुर में डिबेट पार्लियामेंट में जब हुई, ऐसा क्यों था कि विपक्ष के लोग भाग गए? क्योंकि उनको पता है कि जब उनके समय की स्थिति और बुरी थी। सो यस, we are ensuring, as the honorable home minister said, that the trust deficit which is there between the two communities there, that trust deficit is removed and trust surplus is created. That is what is taking time. मतलब दो कम्युनिटीज के बीच में जो ट्रस्ट का गैप था, जो ब्रिज था, वो ब्रिज बनाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। तो इसमें विपक्ष हमेशा ये कहता है, जैसे उनकी हमेशा एक चीज़ है कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर जगह पहुंच जाए, मतलब वो 4 जगह रहें और 4 चीज़ें करें। तो जैसे मणिपुर के लोगों को, जैसे मणिपुर में इस टाइम पे राइट्स भी हो, और अभी वहाँ पे ये भी पकड़े गए हैं, बहुत सारी गन्स पकड़ी गई हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, और बहुत ही सामान मिला है। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी इशू है ये आ कहाँ से रहा है? देखिए, मैं इसके बारे में इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मैं प्रिवी नहीं हूँ फैक्ट्स के बारे में, एजेंसीज प्रिवी होंगी इसके फैक्ट्स के बारे में। तो मैं उतना ही जानता हूँ इस मैटर पे, ये वाले एंगल पे, जितना मीडिया के अंदर आ रहा है। इस पे और मैं कुछ नहीं कह सकता। तो आप जनता को ये कहना चाहते हो एज द नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी कि मणिपुर में शांति अगले साल तक आने की पूरी कोशिश करी जाए? एज नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि केंद्र की सरकार 24 घंटे मणिपुर की सिचुएशन को बेहतर करने का प्रयास कर रही है, और जितने डिस्ट्रिक्ट्स में पहले कर्फ्यू था उससे कम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कर्फ्यू है, और केंद्र सरकार पूरी तरीके से मणिपुर के मुद्दे के बारे में संज्ञान रखी हुई है। परंतु ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, और इसके ऊपर मैं कोई भी हाफ ट्रूथ की बात कर दूं, ऊपरी सतह की बात कर दूं, तो ये उस मुद्दे को सही देने की बात नहीं होगी। जो गृह मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वो हमारी पार्टी की लाइन है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब कोलकाता इलेक्शन की जैसे हमने बात करी, अब बिहार इलेक्शन उससे पहले है। बिहार इलेक्शन में क्या तुम मूलतः बिहार के रहने वाले हो कि कहाँ के हो तुम? मैं योगी जी के राज्य से हो। हाँ, तुम्हारा बंगाल में बड़ा इंटरेस्ट है। बंगाल में मेरा इंटरेस्ट हर उस जगह पर है जहाँ पर भारत की, मेरा है काम लोक नीति को लेकर, लोगों को लेकर। तो जहाँ मेरे को दिखता है कि भारत के लोग परेशान हैं, वहाँ पे मैं अपना काम करता हूँ। मैंने अपनी पूरी गाड़ी मोड़ दी थी कोलकाता के लिए, जब तक शर्मिष्ठा बाहर नहीं आ गई थी। मैंने ये भी बोला था कि मैं खाटू श्याम जी चल के जाऊँगा पैदल, और स्टोरी पे वोट लगा दिया था कि कौन कौन साथ में चलेगा अगर 13 जून से पहले वो निकल के आ जाए। भैया आपको बताता हूँ, 3,500 लोगों ने येस मार्क कर दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा उनकी व्यवस्था कैसी कराई जाए, करा देना अगर हम कर सकें एक यात्रा। ऐसा मैं भी चलूंगा करके, ठीक है। तो अब उसके बाद जब यहाँ पे हुआ अपना एयर इंडिया का क्रैश हुआ, तो पूरी गाड़ी वहाँ मोड़ दी। अब वहाँ तो बंगाल नहीं है, वहाँ तो आरएसएस जब काम कर रहा है तो वो तो नहीं देख रहा है हिंदू मुस्लिम कास्ट और कौन है क्या है, इंडिया या विदेशी। वो तो सर पे काली टोपी, वाइट शर्ट और ब्राउन पैंट पहन के सबकी हेल्प करने आए हुए हैं। जो सिक्योरिटीज़ है वो सबकी हेल्प कर रही है। हमने अपनी गाड़ी भी वहीं मोड़ दी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, राष्ट्र धर्म, कर्म फिर धर्म। बहुत ही बढ़िया। जहाँ जो जनता सुनना चाहती, जो जनता चाहती, वो तुम करते हो। सुनना नाच हमारा मीडिया का काम। आपने भी, हम बात करते, आपने बोला कि अगर मैं चाहूँ मुद्दे को हिलाना, तो मैं ट्विटर लेके हिला सकता हूँ। भैया छोटा मुंह बड़ी बात होगी। अगर मैं चाहूँ किसी जनता तक कोई मैसेज पहुंचाना, तो मैं इंस्टाग्राम का यूज करके, यही न्यू इंडिया की सक्सेस स्टोरी है जो हम कहते हैं कि हुआ है। आज तुम्हारे जैसे एंटरप्रेन्योर्स आज की तारीख के अंदर जो खुद अपने बलबूते के ऊपर जो सक्सेसफुल हुए, जो कह रहे हैं कि जो पब्लिक ओपिनियन शेप कर सकते हैं, ये न्यू इंडिया है। ये भारत में परिवर्तन आया है। ये तुम 15 साल पहले नहीं इमेजिन कर सकते थे।
तुमने सोचा था कभी 15 साल पहले जब टीवी मीडिया के अंदर 10 लोग हैं वही डिसाइड करते थे या कुछ लोग डिसाइड करते थे? आज सब लोग डिसाइड कर रहे हैं। आज एवरीबडी इज इक्वल, विद टीवी, सोशल मीडिया, प्रिंट, एवरीबडी इज इक्वल। ये भारत के अंदर चेंज हुआ, और ये सिर्फ एक फील्ड में चेंज नहीं हुआ है, तुम किसी भी फील्ड के अंदर चले जाओ चेंज हुआ है। तो प्रफुल्ल का सक्सेस दर्शाता है कि मोदी जी के अंडर में भारत जो है आगे बढ़ा है। वैसे भैया सच बताओ, थैंक यू वेरी मच, बट मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, मतलब आपने क्या कहीं से पॉलिटिक्स सीखी या फिर कहाँ से आके मैंने बात कहीं जा रही थी, आपने किस मतलब स्टाइल से उसे मोड़ के सीधा पॉलिटिकल एंगल दिया। पॉलिटिकल तो सच ही बोल रहा हूँ इसमें। पर 15 साल भी तो बोले आपने, 11 साल भी तो बोले साथ ये में। तो है ही, 11 साल सच्चाई है। 11 साल पहले डेटा का क्या रेट था, आज की स्थिति क्या है? 11 साल पहले घर घर तक मोबाइल फोन नहीं था, आज की स्थिति तो क्या है? फिर आप ये बता दो 2029 से कहाँ से लड़ रहे हो फिर इलेक्शन? भाई देखो, मेरे यहाँ कुछ व्यक्तिगत है नहीं। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्तिगत करके कुछ नहीं होता। और तुम तो बहुत सीनियर नेताओं के साथ में बैठ के इंटरव्यू लेते हो, तुम इतने पॉपुलर भी हो, आगे चल के भी और लोगे, तो तुम जितने भी सीनियर नेता से बात करोगे वो हर व्यक्ति एक ही कहेगा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्व करके कुछ नहीं होता है, खुद का कुछ नहीं होता। तो मुझे पार्टी को लगेगा कि कभी मौका देगी लड़ाने के तो लड़ूंगा, पार्टी जो चाहेगी ऑर्गेनाइजेशन काम करूंगा। मेरा तो सिंपल बताता हूँ फंडा क्या है। तुम यहाँ पे देख लो, प्रधानमंत्री जी के साथ में मैं जब मिला था, ये मैं इसके पहले 10 साल से मेरे पास फेम था, पैसा है, सब कुछ था, ठीक है, एक खुद की मेहनत से कमाए, कोई पिताजी माताजी के आशीर्वाद 100%, पर कुछ ऐसा उस तरीके से 100% आशीर्वाद, क्योंकि आज की दुनिया में माँ, फादर और मदर और भगवान के आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं हो सकता, ये मेरी सोच है। तो जब मैं मोदी जी से मिला था, तो मैं जब उनसे मिला, मैंने ये महसूस किया और मैंने रियलाइज़ किया कि जो उनमें पॉजिटिविटी है और जो देश के प्रति लगन है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वो इनकम्पैरेबल है। और जब मैं पिछले 10 साल में 400 लोकसभा दोस्त में देश के घुमा हुआ हूँ, 400, इस देश में 500+ कॉन्स्टिट्यूंसीज है, 400 लोकसभा एज ए 26 ईयर ओल्ड में फुट पे घुमा था। तो मैं जिस देश के कोने में गया था, मैंने भैया काम देखा। तो मुझे लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद में मैंने थोड़ा सा 2-2.5 महीने का समय भी लिया था अपने जर्नलिज्म से। मैंने यार, मैं अगर इस नेता के लिए कुछ भी 1% भी काम कर सकूँ और अपना योगदान दे सकूँ, मेरे लिए वो सब कुछ है। तो मैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ। तो जब मैं टीवी पे भी बैठता हूँ, मैं देखता हूँ ये नेता ने इतना काम करा है, जेन्युइन इतना काम किया, ये मुझे किसी से कोई प्रूफ नहीं, मैंने देखा है इस देश में 10 साल में। मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ। तुम त्रिपुरा में, पहले मैं त्रिपुरा गया था 2017-18 में, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी दिल्ली से अगरतला की, मुझे वाया गुवाहाटी जाना पड़ता था। आज डायरेक्ट फ्लाइट आ चुकी है। तुमको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं गया था चोरीलाम करके एक ट्राइबल एरिया में, वहाँ मैं 7 साल पहले गया था, वहाँ पे कुछ नहीं था आवास। मैं 7 साल बाद गया, वहाँ पे आवास बन गया था। तो मैं दुनिया में तुम्हारे को एक चलो चैलेंज देता हूँ, तुम्हारे इंस्टाग्राम कितना पॉपुलर हैंडल के जरिए देश के हर युवा को, आप देश के किसी भी कोने में जाओ, ठीक है, लेट्स से एक्स जगह जाओ, वाई जगह जाओ, और उस जगह 1 साल बाद जाओ, अगर आपने काम नहीं देखा तो मेरा नाम प्रदीप भंडारी से बदल देना। देश के हर कोने में अगर आपको लगता है देश नहीं आगे बढ़ रहा, मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप देश के किसी भी कोने में चले जाओ और उस कोने में 1 साल बाद चले जाओ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ उसके आसपास आपको कुछ ना कुछ तो काम जरूर देखने को मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आया हूँ। ये तुम्हारा पूरा कॉन्टेक्स्ट है, तो इसलिए मेरा कुछ नहीं है। मोदी जी से कहाँ मिले थे पहली बार आप? मैं इंदौर में मिला था। कब, कैसे, क्या? मैं ये था 2023 एंड की बात है, तब मिला था अपनी फैमिली के साथ में। अपनी मेरे को किताब देनी थी। देखो, वैसे पब्लिकली तो कई बार मिलने का होता है, पर पर्सनली जो है तब मिला था। और इंदौर पे मैं उनके साथ, अपनी फैमिली के साथ में मिला था और बहुत आनंद का समय। कौन सा साल था? 2023 एंड ऑफ 2023। किताबें तो बहुत लोगों ने लिखी होगी, बट आपको देने का मौका मिला या मिलने का मौका मिला, वो कैसे होता है? ये सब मुमकिन कैसे होता है? मुमकिन ये होता है कि आप अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत के साथ चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में मुमकिन कर देती है। ये होता है बस, उसमें और कुछ नहीं है। तो विच इज़ व्हाट आई बिलीव। तो मेरा बहुत समय से मन था। और ये जो किताब है कोई नॉर्मल किताब नहीं थी, ये देश की इकलौती ऐसी किताब थी जिसमें कोई व्यक्ति ने देश की जनता क्या सोच रही थी 2019 चुनाव के लिए, पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिना एक नेता से, किसी भी नेता से बात किए मैंने उस चीज़ को लिखा था। और फिर मैं पिछले 3 साल से, मतलब पिछले 9 साल से मैं काम कर रहा था। तो इस तरीके से करते करते मोदी जी को लगा होगा कुछ 1% की, यार चलो व्यक्ति कुछ ठीक कर रहा है, तो उसने मुझसे मेरे से मिले और किया। अच्छा, तो हम ये कहानी शुरू हुई थी बिहार से, जहाँ हम मूव करें। बिहार पे हम बात करते हैं। बिहार के इलेक्शन में नीतीश जी, चिराग पासवान जी, क्या रहेगा? बहुत सब कुछ ही अच्छा है। चिराग पासवान जी ने खुद ने कह दिया है, सभी कह रहे नीतीश जी की नेतृत्व में हम लड़ने वाले और पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार बनेगी। क्या दिक्कत है? 100% बिहार में कोई दिक्कत ही नहीं है। आप आज का पॉडकास्ट नोट कर लो, बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है।
सरकार बनने वाली है, सीटें कितनी रहेंगी? अब वो तो देखो आगे चल के ही पता चलेगा कि टिकट वितरण होगा, सीटें कौन कितने सीट्स पे लड़ेगा, वो लीडरशिप डिसाइड करेगी, तीनों दल साथ में बैठेंगे। पर इतना तय मैं आपको बताऊं क्यों, क्योंकि बिहार अभी भी जो लालू जी का जंगल राज और गुंडा राज जो है उसको अभी तक नहीं भूला है। कांग्रेस पार्टी एक जमानत जब्त पार्टी है, वो किसी भी पार्टी के साथ अलायंस करती है तो उसको नीचे खींचती है, तो कांग्रेस का कुछ स्ट्राइक रेट होने वाला नहीं है। और बिहार में महिलाएं जो हैं वो एक तरफा नीतीश जी के साथ में और एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के साथ में। ये महिला वाली जो आपने पॉइंट बोली, महिला ही एक एंगल रहा था जब 2024 में वोट कम हुए थे बीजेपी के। नहीं, महिला था इसलिए जाके हम तीसरी बार सरकार के अंदर आए। मेरा बताता हूँ डेटा देता हूँ। देखो कुछ अगर तुम डिटेल में एनालिसिस करोगे तो इसमें तुम पाओगे कि कुछ जगह पे जैसे मान लो कुछ स्टेट्स के अंदर जहाँ हमारी सीटें कम हुई वो लोकल इश्यूज की वजह से सीटें कम हुई, बट ओवरऑल अगर तुम अक्रॉस द कंट्री तुम टैबुलेट करोगे तो मोर देन 54-53% वुमेन वोट हमको मिला था। पर कई जैसे लोकल सीट्स हो गई, जैसे मान लीजिए वहाँ पे लोकल कारणों की वजह से कई बार क्या होता है जब चुनाव के अंदर लोकल कारण हावी होना चालू हो जाते हैं ना, तो वहाँ पे फिर जाति अलग अलग समीकरण प्रभावशाली हो जाते हैं, तो उस कारण कई जगह नुकसान हुआ था। देखिए वेस्ट बंगाल के साथ साथ असम में भी इलेक्शंस हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा सर की तो लोग इतना प्यार कर रहे हैं उन्हें, सिर्फ असम में नहीं, आजू बाजू पूरे देश में। हेमंता बिस्वा सर का वो सेंटर आएंगे या फिर असम के सीएम रहेंगे? तो कि ना मुझे पता है कि किसी को भी नहीं पता है सवाल का जवाब, पर मैं तुमको ये गारंटी दे रहा हूँ कि हिमंता बिस्वा शर्मा जी जो हैं जब असम के चुनाव आने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी हिमंता जी की लीडरशिप के अंदर जितना मैं एज अ दूर से देख पाता हूँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर पिछली बार से भी ज़्यादा सीटों के साथ जीतेगी। मैंने पिछली बार का असम इलेक्शन में जब मैं सिफोलॉजिस्ट के रूप में मैंने किया था तो आई वॉज बैंग ऑन इट 75-76। वहाँ पे लोग हेमंत जी को बहुत प्यार करते हैं और उन्हें काम भी बहुत किया इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप से। तो मुझे लगता है कि हम वापस से वहाँ पे सरकार बनाएंगे 100% एचवीएस जी के नेतृत्व में और पीएम की लीडरशिप में। तो असम में बीजेपी की सरकार आएगी 2026 में, ज़्यादा सीटों से आएगी हिमंता जी के नेतृत्व में और पीएम के नेतृत्व में। अब एक और एरिया है जहाँ पे इलेक्शन है, यूपी में 2027 में इलेक्शन है, और यूपी से सर्टेन लेवल तक डिसअपॉइंटमेंट रहा था भारतीय जनता पार्टी को जनरल इलेक्शन 2024 में। मेरा क्वेश्चन ये है, वो डिसअपॉइंटमेंट क्यों था जो हुआ? हम अयोध्या की सीट हार गए, ठीक है, और अब जो 2027 के इलेक्शन होंगे उसमें क्या सीख ली गई है और कैसे बदला जाएगा? देखो सीख तो हो गई है, तभी बाईपोल के अंदर मेजॉरिटी सीट्स भारतीय जनता पार्टी वापस से जीत गई और ऐसी सीट्स भी जीती जो हमेशा सपा जीतती हुई आती है। जहाँ समाजवादी पार्टी की कोर कॉन्स्टिट्यूंसी थी तो ले ली गई है। देखिए एक चीज़ आप समझो, जब आप एक चुनावी प्रक्रिया में रहते हो और आप कितनी भी अच्छी टीम हो, कई बार ज़रूर ऐसा होता है कि आप कुछ मिस कर जाओ, दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट, और कई बार अनकॉन्शियसली ऐसा हो जाता है। बट यूपी में एक सच्चाई है, आप यूपी में घूमोगे, आप तो खुद यूपी से आते हो, कि यूपी में हर व्यक्ति तीन चीज़ें कहता है। एक कि जो गुंडा राज समाजवादी पार्टी के समय था अब कंप्लीटली खत्म हो जाए, बहन बेटी रात को किसी भी समय चले जाए, उसको घबराने की जरूरत नहीं, सड़क पर कोई भी गुंडा कुछ कर नहीं सकता है, और कोई सोचेगा भी तो उसको पता है पुलिस जो है बिना भेदभाव की कार्रवाई करेगी। दूसरी, गरीबों को पर्टिकुलरली महिलाओं को सुविधाएं काफ़ी पहुंची। और तीसरी, अब जो ये भर्तियां होना शुरू हुई है पुलिस रिक्रूटमेंट में, अलग गवर्नमेंट सर्विसेज में, इससे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है। तो जितना मैं समझ पाता हूँ, देखो मैंने कोई सर्वे किया नहीं है, पर जितना मेरी छोटी मोटी राजनीतिक समझ है, भारतीय देखो पिछली बार बीजेपी ने इतिहास रचा था। क्यों? क्योंकि कोई भी 10 ईयर्स बीजेपी गवर्नमेंट रिपीट नहीं करी थी, हम लोग ने करा था पीएम एचएम और योगी जी के नेतृत्व में। इस बार भी मुझे ऐसा लगता है कि ये 17 से 22 हुआ, 22 से 27 वाले में, 27 में वी विल कम बैक अगेन पीएम एचएम और योगी जी के नेतृत्व में। योगी जी की जो योगी जी को जो प्यार मिलता है पूरे देश से, लोग ऐसा कहते हैं कि मोदी जी जब तक हैं तब तक बहुत अच्छी चीज़ है, जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर का पद छोड़ेंगे तब मोदी के बाद योगी। देखो इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में ही हर भारतीय जनता पार्टी का नेता जो है, ये सब के सब जो है, आप अगर योगी जी को सुनो, एचएम को सुनो, देवेंद्र जी को सुनो, हिमंता जी को समझो, छोटे कार्यकर्ता को सुनो, सब लोग एक बात पे स्पष्ट रहते हैं कि भाई पीएम की लीडरशिप के अंदर ही जो है पूरी की पूरी पार्टी जो है वो आगे बढ़ रही है, और 2029 भी पीएम की लीडरशिप में हम जीतेंगे, जितना समझ में आता है।
बट जैसे यूपी के इलेक्शंस होंगे तो आपने अभी तक वहाँ पे अपना कोई समझ नहीं बैठाई है अभी। नहीं समझ है। सर्वे देखो, मैं सर्वे, मेरा एक पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन तो कोई भी देखो, कोई भी पॉलिटिक्स में होता है, वो हमेशा जानना चाहता है जनता क्या सोच रही है क्या नहीं कर रही, कोई भी व्यक्ति, तो वो करते रहते हैं। तो मैं क्लियर हूँ इस बात पे, आप देखिएगा 100% कि वी विल, हम लोग यूपी 2027 में जीतने वाले हैं। अभी आपने बोला कि एक शहर में गए हो, एक साल बाद दोबारा चले जाओ। मुर्शिदाबाद में अगर मैं एक साल बाद चला जाऊंगा तो क्या बदला होगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुमको दिखेगी और तब तक तुम देखोगे परिवर्तन आएगा। तो आप ये कह रहे हो अगर स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तब हो पाएगा? मैं ये कह रहा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे विकास को रोकने का प्रयास करना चाहती है वो कई जगह कर सकती है। फॉर एग्जांपल, बंगाल के अंदर कितनी सेंट्रल की स्कीम्स, आयुष्मान भारत को दिल्ली की सरकार ने रोका था सिर्फ अपनी पेटी पॉलिटिक्स के लिए कि भाई क्रेडिट मोदी जी को ना मिल जाए। अब हमारी सरकार एक हुआ, बंगाल ने आयुष्मान सेंट्रल स्कीम को वहाँ पे रोका क्योंकि उनको पता है कि अगर आयुष्मान हो जाएगा तो लोगों को पता चलेगा कि वो बंगाल की स्कीम से बेहतर है। तो कई कई जगह पेटी पॉलिटिक्स कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं, वो स्वाभाविक है। ओके। परंतु इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मैं बात कर रहा था, तुम दुनिया के देश के किसी भी कोने में चले जाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि हमारा सब्जेक्ट रहता है और सेंटर का सब्जेक्ट है, तो तुम्हें कोई रोड बनेगी भी, तुम्हें कोई बिजली घर में बिजली दिखेगी, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दिखेगा, तुम्हें ओवरऑल कुछ ना कुछ विकास का कार्य जरूर दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बताऊँ, तो मैं लेह लद्दाख में गया, तो तुम अब लेह के अगर बॉर्डर एरियाज में चले जाओगे, तुम किसी से भी पूछोगे, वो कहेगा यार पहले तो जाके हमारे बॉर्डर एरियाज पे मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं होती थी, आज की तारीख में मोबाइल कनेक्टिविटी बॉर्डर एरियाज के अंदर है। बॉर्डर में पहले रोड नहीं बनाते थे कांग्रेसी, आज की तारीख में सबसे ज़्यादा तेज गति से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, हर बॉर्डर के अंदर रोड्स बन रही है, तो बहुत परिवर्तन है। बट सोनम जी ने जब अनशन किया था तब उन्होंने ये बोला था कि इकोलॉजी और ऑटोनॉमी दोनों मिलनी चाहिए। ठीक है, वो उनकी राय है, हम लोग इकोलॉजी को साथ में लेके जा रहे हैं। प्रधान इनफैक्ट भारत ही जो है वो अपने सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के गोल्स को सबसे पहले पाने वाला है। तो इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द क्रॉस। अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में अगर आप रोड बनाते हैं कहीं पे, वैसे तो कहीं पेड़ हटाना होता है, तो उसके लिए क्या प्लानिंग होती है फिर? भाई लद्दाख को हम लोग सोलर कैपिटल ऑफ द कंट्री के रूप में मर्ज कर रहे हैं। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा गीगावाट का लद्दाख के अंदर ये बातचीत चल रही है कि सबसे ज़्यादा गीगावाट का सोलर कैपेसिटी का प्लांट जो है लद्दाख के अंदर आने वाला है, बिकॉज लद्दाख हैज़ डायरेक्ट सन, और उससे लद्दाख को खुद जो है उस पूरी की पूरी लद्दाख को भी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, बट लद्दाख कैन ऑल्सो बिकम द एक्सपोर्टर ऑफ दैट एडिशनल एनर्जी। दिस इज़ वेयर वी आर मूविंग टू। साथ में दूसरी चीज़, लद्दाख में सबसे बड़ा, देश का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम जो है वो लद्दाख के अंदर बन रहा है। आपको पता है पहले जब लद्दाख यूटी नहीं थी तो लद्दाख का व्यक्ति जो है वो देश के नेशनल कॉम्पिटिशन्स में, स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन में युवा पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाता था, आज की तारीख में कर रहा है। तो मल्टीपल फैक्टर्स के अंदर, फॉर एग्जांपल एक और बोलता हूँ, वो बात कर रहे हैं वहाँ के कल्चर को ध्यान रखने की, बोटी लैंग्वेज है। अभी तक बोटी को कभी भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया था, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। तो एक डेमोक्रेसी में सबकी अपनी राय हो सकती है, बट पब्लिक जो है ना, संविधान लिखा होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। राहुल गांधी तो खाली किताब लेके घूमते हैं, पढ़ा तो कभी है नहीं संविधान। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया में पब्लिक जो होती है वो सबसे बड़ी निर्धारक होती है सब कुछ की। ठीक है, जैसे अब हमने इतनी स्टेट्स की बात करी, अब हम थोड़ा सेंटर की साइड मूव करते हैं। एक जनता के बीच में एक जोक चलता है हमेशा कि राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के ईंट के इक्के हैं। अगर आपको मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ, अगर राहुल गांधी जी को आपको एक एडवाइस देनी हो कि आप कांग्रेस पार्टी के हुक्म के इक्के ऐसे बन सकते हैं, तो वो क्या एडवाइस हो? दूंगा भाई, मैं अच्छा खासा कर रहे हैं, काहे तो उनको एडवाइस देने की जरूरत है। आने दो 2029 का चुनाव, वापस से विपक्ष में बैठने दो, काहे टेंशन ले रहे हो। बट अगर आप बोलते हो विपक्ष में बैठे, तो विपक्ष में बैठा कौन है? लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन है इस टाइम इंडिया का, और पार्टी कौन सी बैठी है ऑपोजिशन में, ये भी कभी कभी क्लियर नहीं होता। राहुल गांधी तो देखो, मैं एक चीज़ को स्पष्ट कह सकता हूँ कि एक तो इमेच्योर तो है ही, बट ऐसा मैंने नेता देखा ब्रदर। तुम्हारी कितनी उम्र होगी? तुम कुछ 27 साल की हो, तुम युवा हो। अब मैं मान लो यार तुमको 60 साल में भी युवा बोलूँगा, कैसे चलेगा यार। ऐसा इकलौता ऐसा नेता मैंने देखा है जो मैं तो 20 साल से देखे आ रहा हूँ कि 2020 दो के अंदर भी कहते थे प्रिंस अराइव, प्रिंस अराइव, प्रिंस अराइव। अभी भी लोग कहते हैं यूथ लीडर, यूथ लीडर, यूथ लीडर। चलो तुमको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये तो बात हो गई इनको, आई डोंट टेक राहुल सीरियसली, बट लेट मी कम टू द लार्जर एसेंस विच इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। राहुल गांधी एक डेंजरस आदमी है, और वो इसीलिए डेंजरस आदमी है क्योंकि वो इस देश के समाज को बांटना चाहते हैं। क्या कभी तुमने एक ऐसे नेता को देखा है जो तमाम बार जब भी नेशनल इंटरेस्ट थी, तुमने ऑपरेशन सिंदूर पे पूरी जनता ने तुमको देखा, तुमने क्या पूछा देश से कितने जहाज गिरे?
क्या तुमको पाकिस्तान कोट कर रहा है? क्या पाकिस्तान तुम्हारे वीडियोस को बना के प्रूफ बना रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है कि हमेशा राहुल गांधी के ही क्लिप्स को पाकिस्तान जो है एविडेंस इस्तेमाल करता है? यूनाइटेड नेशंस के अंदर 2021 में राहुल गांधी को एज मैटर ऑफ एविडेंस इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान आईएसआई आर्मी अपनी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के इंटरव्यू को कोट करती है। आसिफ ये हाफिज सईद जो आतंकवादी है, वो 26/11 आतंकवादी हमले के बाद बोलता है कांग्रेस के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं हम। 2008 के 26/11 आतंकवादी हमले के जब राहुल गांधी सत्ता में थे, उनकी माताश्री सत्ता में थी, एक चींटी को पाकिस्तान के अंदर इन्होंने नहीं मारा। और अब जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो ये पूछते हैं कि भाई हमारे कितने जहाज मारे गए। और जब इनकी सत्ता थी तो 10 साल में हमारी आर्मी के लिए एक भी, नॉट इवन वन सिंगल आर्टिलरी गन इन्होंने खरीदी। तुमको पता है कि हिंदुस्तान के डिफेंस फोर्सेस 10 सालों के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी, नॉट इवन वन इक्विपमेंट को मेड इन इंडिया ले सकती थी। आज 5,000 से ज्यादा मेड इन इंडिया इक्विपमेंट ले रही है। क्या तुम कभी जिंदगी में सोच सकते हो ऐसा लॉजिक कि भाई कांग्रेस की सरकार कहती थी कि बॉर्डर पे रोड मत बनाओ भैया, जिससे दुश्मन को इससे फायदा हो जाएगा? कैसी बेवकूफ जैसी बात है यार। मतलब तुमको अपनी फोर्सेस पे विश्वास नहीं था और तुमने 10 साल तक रोड नहीं बनाए। क्या तभी तुम सोच सकते हो कि सियाचिन ग्लेशियर जो हम पाकिस्तान को देने की बात कर रहे थे, तुम आज मेरे साथ यहाँ जीके में आराम से बैठे हो, तुम याद करो अपने मम्मी पापा से पूछो कि स्थिति क्या थी कि दिल्ली के कोने कोने में ब्लास्ट हुआ करते थे। तो ये स्थिति तब थी और ये सब तब हो रहा था जब राहुल गांधी वाज रनिंग द गवर्नमेंट अलोंग विद सोनिया गांधी जी। और आज जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, प्लीज टेल मी, व्हेनेवर इन मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगना और अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस वक्त जाके कैसे पूछना कि भाई कितने जहाज गिरे, कौन ऐसा राष्ट्रभक्त व्यक्ति कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। ओनली वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी थिंकिंग जो है वो देश को बांटने की है। दैट इज व्हाट राहुल गांधी थ्राइव्स ऑन। मैं हमेशा एक चीज सोचता हूँ, मेरे दिमाग में एक चीज So it is not a political fight for us, for Rahul Gandhi. It's not. It's an ideological fight. It is a fight to save the unity and integrity of India against a man who wants to weaken this country. बट यू जस्ट सेड कि राहुल गांधी मैटर नहीं करता। आप मेरी बात समझना। हाँ, what Rahul Gandhi stands for is dangerous for the country. तो ये बात, मेरा क्वेश्चन ये, समझिएगा क्वेश्चन, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा राज करा देश पर। वही कांग्रेस जो इतने टाइम तक राज कर रही थी भारत देश पर, उस कांग्रेस को तब क्यों नहीं समझ में आया कि मेजोरिटी के साथ खड़ा होना चाहिए, माइनॉरिटी के साथ, माइनॉरिटी को सपोर्ट करो बट मेजोरिटी को बांटो मत, हटाओ मत, इससे भारत देश आगे जाएगा। क्या रीजन क्या है, ये समझना चाहता हूँ। क्योंकि कांग्रेस की इलेक्टोरल स्ट्रेटजी हमेशा रही है डिवाइड द मेजोरिटी, यूनाइट द माइनॉरिटी। लेट्स गो फ्रॉम द हिस्ट्री। जवाहरलाल नेहरू जी की समय की बात करते हैं। आप लेके आए हिंदू कोड बिल, ठीक है, पर जात में आपने बाकी फिर माइनॉरिटी के बारे में सेम क्यों नहीं पर्सनल लॉज को कोडिफाई किया? आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मना कर रहे थे कि भाई आप जो है सोमनाथ मंदिर मत जाओ, फिर क्या वही पैरामीटर आपने मान लीजिए दूसरे धर्म के उसमें अप्लाई करें? नहीं करें। फ्लैश आगे चले जाइए आप, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी के समय में क्या कह रहे थे कि पूरे के पूरे जब प्रभु श्री राम के मंदिर के बनने की बात हो रही थी, केस तो कपिल सिब्बल ही लड़ रहे थे, क्यों इतने साल तक केस को जो है वो डिले किया गया? क्यों राहुल गांधी का कहते हैं कि भाई देयर इज टर्म कॉल्ड एज हिंदू टेरर? राहुल के समय में जब हुआ था, दिग्विजय सिंह लोगों ने कॉइन करी थी, इनकी पार्टी ने टर्म हिंदू टेरर। क्यों 26/11 को कहा गया था ये आरएसएस की साजिश है? क्यों आज भी राहुल गांधी ने एक उर्दू मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया था, इसमें कहा था कांग्रेस इज अ मुस्लिम पार्टी और अ माइनॉरिटी पार्टी? व्हाई? बिकॉज द एसेंस ऑफ द कांग्रेस इलेक्टोरल स्ट्रेटजी इज that Hindus should be divided on the basis of different caste identities and the minority vote should be united. There is caste even in the minority. Nobody is speaking about that. Caste consciousness and caste domination are two different concepts altogether. Caste consciousness is a reality of the society. परंतु जब आप caste domination की बात करते हो, आप कहते हो भारतीय आइडेंटिटी नई आइडेंटिटी है, परंतु दूसरी आइडेंटिटी सर्वोपरि आइडेंटिटी, तब आप देश की यूनिटी के साथ में खिलवाड़ करने की बात करो। तभी कांग्रेस को तुम मुझे बताओ पिछले 30 सालों में कब मेजोरिटी मिली है? कांग्रेस लास्ट फॉर्म दी मेजोरिटी गवर्नमेंट इन लेट 1980s, वो भी एक सिंपैथी वेव पे हुई थी बिकॉज इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी और उसके बाद में जाके ऐसा हुआ था। तब से लेकर अभी में कांग्रेस ने कहा मेजोरिटी इशू के बेसिस पे कांग्रेस ने कहा मेजोरिटी गवर्नमेंट बनाई है? लास्ट इट वाज 40-50 इयर्स बैक। सो जो पार्टी सिकुड़ती गई तो उसको तो यही पता है। और आज जाके जमात इस्लामी के से जाके समर्थन लेते हैं केरला के अंदर जो इस्लामिक स्टेट की बात करता है। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल व्हाई यू आर सेइंग कांग्रेस को नहीं समझ में आता, बिकॉज कांग्रेस की बर्थ से ही ये स्ट्रेटजी रही है पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो फिर शशि थरूर, सचिन पायलट जैसे नेता इस पार्टी में क्यों है? वो तो उनसे आप पूछिए। अरे बात तो आपकी ज्यादा होती होगी।
नहीं, मेरी तो नहीं बात होती, पर ये तो उनको ही सवाल देना आपको चाहिए। कितने साल हो गए जर्नलिज्म और अभी ये इसको चीज मिला हुई, पर देखो एक चीज समझो, उनको लग रहा होगा धीरे धीरे शशि थरूर के भी खिलाफ ये बोलने लग गए। शशि थरूर ने जब देश हित की बात करी, शशि थरूर ने ऑपरेशन, अच्छा सुनिए, ऑपरेशन सिंदूर आपने तो इतना कवर किया, शशि थरूर ने पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को लीड किया, जेडी वैंस से मिले, कोलंबिया के अंदर गए, स्टैंड चेंज किया, वेल एक्सीलेंट वर्क उनके पूरे डेलीगेशन ने किया। क्या हमने शशि थरूर के खिलाफ में जब देश हित की बात ही कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। आपने तो भेजा उन्हें। अरे हम लोग ने भेजा, हम लोग ने बोला, पर तब भी चलो हम लोग के किसी भी नेता ने नहीं बोला, हम लोग ने कहा भाई देश हित की बात है, व्हाट इज डन इज गुड। व्हाई हैज कांग्रेस पार्टी ने एकदम से शशि थरूर उनके जो है पहले जो पोस्टर बॉय हुआ करते थे, आज की तारीख में शशि थरूर उनके इतना उनसे नफरत क्यों कर रही है राहुल गांधी की कोटरी, जयराम रमेश, राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेती? क्यों? क्योंकि उन्होंने देश के पक्ष की बात करी। ये है मेरा पॉइंट ऑफ स्टैंड। मैं आपका स्टैंड समझता हूँ। ये लोग भी आज नहीं तो कल सबको समझ में आएगा जी। क्योंकि आप ये देखो ना, अगर राहुल गांधी जी को कोई भाषण देना है, कभी बोलना है नरेंद्र सरेंडर, तो वो बोलते हैं। मेरा क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि आप ये मानते हो देश के अंदर एक अच्छा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होना जरूरी है गुड गवर्नेंस के लिए। जब होना चाहिए ना। बहुत टाइम तक हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे वहाँ पर, उन्होंने राइट तरीके से क्वेश्चन पूछे, तभी कुछ काम जो नहीं हो रहे थे वो हुए। ये मानते हो, ऐसे मानते हो बात को? तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ, ऑपरेशन सिंदूर देश के ऊपर, ऑपरेशन सिंदूर जब करा गया, जब पाकिस्तान और भारत की टेंशन चल रही थी, पहलगाम अटैक देश पे अटैक था, देश की मेजोरिटी पे अटैक था। हमने मारा गया था। हाँ, तो हमने जब ऑपरेशन सिंदूर किया तो उस टाइम पर सचिन पायलट जी आगे आए जवाब देने के लिए। कास्ट सेंसस पर आ जाएं तो किसने मीडिया को संबोधित किया? सचिन पायलट जी ने को संबोधित किया। तो उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्यों नहीं बना देते हैं लोग? ये तो कांग्रेस से सवाल पूछिए, हम कैसे में कहेंगे? क्योंकि कांग्रेस एक परिवारवादी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी एक प्राइवेट एंटिटी है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गांधी वाड्रा फैमिली लिमिटेड की। आने वाले, अभी क्या मैं कह रहा हूँ, आने वाले 100 साल तक गांधी वाड्रा परिवार को ही एक क्रेडिट देंगे और उन्हीं को नेता बनाएंगे कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो उसमें कुछ अचंभित मत होइए जी। जब जवाहरलाल नेहरू जी के बाद से लेकर अभी तक गांधी वाड्रा परिवार के हाथ से कांग्रेस की कमान कभी नहीं गई है। अगर कोई दूसरा जो है उसके हाथ में उसको बना भी दिया तो पीछे से तो यही चला रहे थे। जब मनमोहन जी की सरकार थी तो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल क्या थी? पीवी नरसिम्हा राव जी को डिस्पाइट बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री क्यों नहीं उनके लास्ट राइट्स को कांग्रेस हेडक्वार्टर्स के अंदर बॉडी को आने दिया? क्यों? क्योंकि डाइजेस्ट नहीं कर सकते कि नेहरू गांधी वाड्रा परिवार के अलावा किसी और को कांग्रेस भी याद रखे या कांग्रेस का कार्यकर्ता भी याद रखे। और ये गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं, विच मीन्स कि जब लगता है कि राहुल नहीं, तो थोड़ा सा पहले सचिन पायलट को दिखा दो, थोड़ा सा पहले किसी दूसरे को दिखा दो, तीसरे को दिखा दो, फिर अल्टीमेटली क्रेडिट राहुल गांधी को दे दो। जब बात आती तभी तो राहुल गांधी आ जाते एकदम से। और ये ऐसी बात नहीं, ऐसे ही सोनिया गांधी जी के समय भी होता था। मनमोहन सिंह जी की सरकार होती थी पर हर व्यक्ति क्रेडिट तो या बात तो सोनिया गांधी को ही करता था ना। अगर हम लोग राहुल वांट्स पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी, दैट इज हिज मॉडल। बट राहुल जी सेज अ लाइन लाइक जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। तो इसको कांग्रेस पार्टी में क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते? मुझे बताओ, इसको नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया? एक राजीव गांधी फाउंडेशन एक काम करना, अपने दर्शकों को कहता हूँ जाके देखो उस फाउंडेशन को .com को खोलो, उसमें क्यों नहीं अप्लाई करा वो? क्या राजीव गांधी फाउंडेशन का हेड दलित है? नहीं क्या है है, आप ना? बता दो सबको एक बारी। देखो जाके ना, ये कौन है, सुमन दे, नेशनल हेराल्ड का सैम पेट्रोडा, ये लोग कौन है? जो भी इनके क्लोज फ्रेंड्स हैं, कौन है ये सब? भाई अपने अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कौन सा इंप्लीमेंट कर दिया जी इनने? आपको पता है 70 साल तक इन लोग ने, लास्ट कास्ट एन्यूमरेशन एक सेंसस में कब हुआ था? 1931 में। तब से कांग्रेस पार्टी ने कास्ट एन्यूमरेशन क्यों नहीं किया सेंसस में? क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अगर कास्ट एन्यूमरेशन हम सेंसस के अंदर करेंगे तो जो लोगों को समझ में आएगा कि भाई गांधी वाड्रा परिवार तो एक डायनेस्टिक परिवार है, असली तो इस देश के अंदर रिप्रेजेंटेशन ओबीसी, दलित, एससी, इन सब का है, तो फिर सत्ता जो है, जो पावर कंट्रोल इनसे चला जाएगा। इसीलिए इनको दिक्कत हुई। तभी 2011 के अंदर जब इन्होंने सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की बात करी, इसका डेटा ही नहीं रिलीज किया इन्होंने, क्योंकि इनको डर था इस बात का। और ये जाति को, ये लोग कास्ट सर्वे को एक पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हमारे लिए जो मैकेनिज्म है, इन ऑर्डर टू सी कि कहाँ तक कौन सी सरकार की स्कीम पहुंची और किसको और पहुंचाने की जरूरत है, दैट इज व्हाट इट इज। हम लोग तो ये भी, जैसे भारतीय जनता पार्टी तो ये भी कह रही है कि पॉपुलेशन सेंसस इसका पार्ट बनेगा। नहीं, देखो एक चीज समझिए, अल्टीमेटली इट्स अ सेंसस which will have 34 columns in which caste will also be a part of it. आप ये भी पूछोगे कि भाई किसको इंटरनेट कनेक्टिविटी है, घर कैसा है, कितने चीज लोग रहते हैं, you will ask everything around it. That's how a census is conducted. There is a difference between a census and a survey. My point is, इंडिया का डेमोग्राफिक्स जो नंबर्स है, प्रोपोर्शंस है, वो चेंज हो रहे हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है।
इसमें से ये जब लाइन बोली जाती है जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, इसका रिलेशन नहीं है डेमोग्राफिक चेंज से? नहीं ये तो है ही, पर मैं कह रहा हूँ उसमें एक दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूँ। जब आप देखो राहुल गांधी जब ये चीज़ को कह रहे हैं, वो तो सिर्फ समाज को, हिंदू समाज को बांटने की बात करते हैं, और वो एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाना चाहते हैं। और इसका रियल मैकेनिज्म बताता हूँ, वो पीछे से सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को रिजर्वेशन देना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप डेमोग्राफी की बात कर रहे हो, देखो दो बात है। एक तो आपको समझना पड़ेगा कि इस देश के अंदर जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है वो डिस्प्रपोर्शनेटली कई एरियाज के अंदर हो रही है, और इससे डेमोक्रेसी को एक खतरा है। 30 साल बाद, 40 साल बाद, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आप कोई भी प्यू की रिसर्च उठा लो, कोई भी देख लो, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ माइनॉरिटी पॉपुलेशन is 1.5x the rate of growth of any other population in this country, and only a particular minority. तो जैसे आपने मुर्शिदाबाद की बात करी, आप 60 साल पहले मुर्शिदाबाद की डेमोग्राफी उठा के देखो, हिंदू कितना परसेंटेज था और मुस्लिम कितना परसेंटेज था। आज आप देखोगे कि दुगना है, मतलब चेंज हो चुका है। मैं एक और डेटा देता हूँ, ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लो कि ये एरिया है, ये एरिया हिंदू में, मान लो यहाँ पे बीच में हिंदू है, इसके आसपास ये हिंदू माइनॉरिटी एरिया, इसके आसपास जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी है। ऐसा क्यों होता है कि जैसे ये समय चाहिए होता है, ये हिंदू माइनॉरिटी एरिया हटके यहाँ से कंप्लीटली जीरो हिंदू एरिया हो जाता है और ये पूरा मुस्लिम कंप्लीट मुस्लिम एरिया हो जाता है। परंतु अब मैं रिवर्स लूँ कि ये एक मुस्लिम माइनॉरिटी है, आसपास हिंदू मेजॉरिटी, ये एज इट इज़ रहता है। क्यों ऐसा होता है? दैट इज द डिफरेंस व्हिच आई एम ट्राइंग टू से। हम लोकतंत्र तभी तक है जब तक हम एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है। वी आर अ डेमोक्रेसी बिकॉज वी आर अ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री, वी आर कॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज वी आर अ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री, एंड डेमोग्राफी इज द डेस्टिनी ऑफ एनी सिविलाइजेशन. That is what we have to admit as a reality. There is no hard facts. And what I am saying has also been said by the constitution makers when they were forming the constitution. तो विच मीन्स कि आप और मैं जो लोकतांत्रिक रूप से इस वक्त बात कर, चलो मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं, आप यही पॉडकास्ट, ठीक है जी के मेरे साथ कर रहे हो, आप यही पॉडकास्ट अगर आप में दम है तो आप जाके मालदा के अंदर करके दिखाओ, और मालदा के अंदर आप इलाके में एक हिंदू माइनॉरिटी इलाके के अंदर खुल के सब बातें करके दिखाओ। चैलेंज दे रहा हूं, आप करके देख नहीं सकते, ओपन चैलेंज है, आप नहीं कर सकते। ये है लोकतंत्र के दोहरे मापदंड जो कुछ इलाकों के अंदर होते हैं। बिहार की बात कर रहे हो ना, सीमांचल जाओ, सीमांचल के पिछले 40 साल का वोटिंग पैटर्न स्टडी करो, है ना, आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ एक टाइप की पॉलिटिक्स ही वहां पे जीत रही है। आपने तो अयोध्या की बात करी ना, अयोध्या में तो देखो आप 2024 के अंदर ही मान लीजिए चेंज हुआ, परंतु उसके बाद मिल्कीपुर वापस से हम जीते। क्यों ऐसे चेंज होते रहता है भाई? वोटिंग शिफ्ट इसीलिए होती है बिकॉज वी आर हिंदू मेजॉरिटी। तो मैं प्रफुल्ल आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, और मैं आपको कह रहा हूँ, मैं सबको इस देश में जब भी बैठता हूँ मैं तो अपने एक्सपीरियंस और डेटा के आधार पे बात कर रहा हूँ। क्या आप जितनी फ्रीली अभी मुझसे बात कर पा रहे हो इस एरिया के अंदर, क्या आप ऐसे जाके बिहार के सीमांचल के अंदर बात कर सकते हो इन मुद्दों पे, इन पर्टिकुलर मुद्दों पे? क्या आप मालदा के एरियाज के अंदर बात कर सकते हो जहाँ डेमोग्राफी स्क्यूड है? क्या आप नूह के अंदर बात कर सकते हो जहाँ डेमोग्राफी स्क्यूड है? चैलेंज दे, मैं आपको दे रहा हूँ, पर करके दिखाओ आप। आपको खुद महसूस होगा कि जो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो खुल के हम बात करते हैं वो आपको समझ में आएगा, आपके अंदर जो है आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों नहीं है। मेरे अंदर पता है क्या चल रहा है? वहाँ पे अगर 10 फैमिली भी रह रही ना हिंदुओं की, या 10 फैमिली भी रह रही है, मेरे अंदर ये चल रहा है कि वहाँ पे जो 10 फैमिली रह रही है मेजोरिटी की, वो कैसे रह रही हैं? वो कहाँ रह पाती हैं? वो जो रह रही हैं वो कैसे रह रही हैं? उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? मेरा पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। उनके लिए आप यही कर सकते हो कि आप उनको जब भी कोई समस्या हो या दिक्कत हो आप उनके साथ खड़े रहो। परंतु मैं आपको बोलूँगा, देखो लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल एंड रियल। अगर स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो अपीजमेंट करेगी तो वो कुछ, जब तक स्टेट की सरकार अपीजमेंट किसी भी जगह पे करती रहेगी तो हमेशा से हिंदू माइनॉरिटी इलाके में दिक्कत होगी। ये एक सच्चाई है, और इसमें आपको कोर्ट के रास्ते जाना पड़ेगा, फोर्सेज अप्लाई, सेंट्रल फोर्सेज को बुलाना पड़ेगा, यही चीज़ है। पर मैं आपको एक दूसरा और बड़ी कंसर्न बोल रहा हूँ माय डियर फ्रेंड। मैं आपको दूसरी बड़ी कंसर्न ये कह रहा हूँ कि 10 हिंदू परिवार हैं एंड मान लो 100 मुस्लिम परिवार हैं, लेट्स से, ठीक है, एक एरिया के अंदर। आपको मैं चैलेंज कहता हूँ 10 में से 9 टाइम, और मैं ये डेटा के आधार पे बोल रहा हूँ, एंड दिस इज व्हाट द डेटा सजेस्ट, 10 सालों के अंदर वो 10 हिंदू परिवार सब चले जाते हैं और 110 मुस्लिम परिवार हो जाते हैं। परंतु रिवर्स लो ना आप, जब 10 मुस्लिम परिवार हैं और 100 हिंदू परिवार हैं, आप 50 साल तक भी देख लो, वो 10 मुस्लिम परिवार रहते हैं और 100 हिंदू परिवार रहते हैं। ये है असली सेक्युलरिज्म। और ऐसा रिवर्स में क्यों नहीं ट्रू होता है? ये देश को सोचना चाहिए।
मैं चीज़ देखो, हम सब बराबर हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर उस एरियाज के अंदर जब हम माइनॉरिटी की बात करें तो व्हाट अबाउट दैट हिंदू माइनॉरिटी, वी हैव टू स्पीक अबाउट दैट। वो लोग वहां से चले जाते हैं, वो एरिया। तो विच मीन्स कि क्या आप इस देश के अंदर कुछ ऐसे एरियाज आने वाले 30 सालों के अंदर क्रिएट करोगे जो पॉकेट्स बन जाएंगे? दैट इज व्हाट यू विल डू। हु वाज जिन्ना? जिन्ना was a very well learned man. Initially he was not at all rabid, अगर हिस्ट्री को आप डिटेल में पढ़ो, but initially eventually he realized that he had to be rabid in order to get his political mileage, or he started to speak about a separate nation based on religious line. You know, when people had to vote about it, आप उठा के देखो 1940s में जो चुनाव हुआ था आज़ादी के पहले में, तो मेजॉरिटी किसने उनके लिए वोट किया था? फिर जो रिजर्व्ड उस वक्त कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, जो सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट था, जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल आज की तारीख में, पर तब भी कुछ लोग बात करते हैं, क्यों ऐसा हुआ था कि जो सब सेपरेट इलेक्टोरेट थे उसके अंदर का रिजल्ट क्या आया था? मेजॉरिटी ऑफ इट, व्हाई वाज इट सपोर्टिंग पाकिस्तान बिफोर इंडिपेंडेंस? वी नीड टू बी एक्सेप्टिंग ऑफ द रियलिटी, एंड दिस इज अ रियलिटी व्हिच इज देयर. So as we become a superpower, we also have to know that how will we tackle this question. Do you have any idea how we're going to tackle this question? I right now don't have a clear answer to it, but I definitely know that this is a challenge that this country will face in the next 3 decades, 4 decades for sure. Because anywhere in the world, demography is a democracy's destiny. A liberal democracy's destiny. This is not what I'm saying. I would appeal to your viewers to read Baba Saheb Ambedkar's thoughts on Pakistan. I follow Dr. B.R. Ambedkar. Read Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. Read our constitution makers to see what they had thought. और आपको एक चीज सोचनी चाहिए. चलिए, अब आपने बहुत बात करी ऑपरेशन सिंदूर की. सरदार पटेल के पास में सब रियासतें थी, उनने देश के अंदर विलय कर दिया. जवाहरलाल नेहरू जी के पास सिर्फ एक जम्मू कश्मीर था, करेक्ट, जिसके अंदर 70 सालों तक दिक्कत हुई, टूट के बिखर गया हो गया. और वहाँ से हमारे जितने भी पूरी उसकी डेमोग्राफी चेंज थी, पूरा इट इज़ अ हिंदू माइनॉरिटी एरिया. फिर अल्टीमेटली 80s के अंदर कश्मीरी हिंदुओं को जो है रलिप गलिप करके वहाँ से हटाया गया, और आज तक जो है हम लोग को समस्या उस चीज़ में हो रही है. आज एक नेशनलिस्ट सरकार है, तभी वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा जो पहले हुआ करता था नहीं, और आज जाके जब जम्मू कश्मीर विकास देख रहा है तो वो सब रिजेक्ट हो गया. मतलब 70 सालों तक कांग्रेस ने एक इकोसिस्टम बनाया और एक बिजनेस बनाया था, पत्थरबाजी को, सेपरेटिज्म को, रिलीजियस बेस्ड वोटिंग करने को. आज सब खत्म कर दिया. क्यों? क्योंकि इंटेंट आपका प्रोनेशन है. आज मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ इसी चीज़ से रिलेटेड. ये बिल्कुल क्लियर, एक बात का जवाब दे दो. ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बहुत सारे माइनॉरिटीज में लोग चुप रहे. शर्मिष्ठा का केस हुआ, बहुत सारे लोग चुप रहे अनकंडीशनल माफी के बाद भी. इजराइल ने ईरान पे अटैक किया, फ्री ईरान, फ्री पैलेस्टीन. ये तो मुझे सोच बिल्कुल, ये तो वही सोच हो जाती है जब आप याद करो. पहली चीज़ तो मैं कहता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर के समय में पाकिस्तान का एक एजेंडा था कि वो भारत के अंदर दंगे कराना चाह रहा था. भारत की जनता को हाथ जोड़कर, हर धर्म के व्यक्ति को, हर व्यक्ति को हाथ जोड़कर प्रणाम कि हम लोग पाकिस्तान के एजेंडे में नहीं आए. वी वन एज अ कंट्री, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग. तभी वो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पे हमला करना चाह रहा था. हाँ, अमृतसर पे गोल्डन टेम्पल पे हमला करना चाह रहा था, मंदिरों पे हमला करना चाह रहा था. पूंछ में उसने क्राइस्ट चर्च पे भी, उनके भी करा था. सो वी वर ऑल यूनाइटेड. दिस इज भारत, दिस इज भारत. बट नाउ कम टू दैट पार्ट. रिमेंबर जब पैलेस्टीन वाला चीज़ हो रहा था, प्रियंका वाड्रा ने 20 ट्वीट गाजा पे कर दिए थे, और साथ में एक रैली निकली थी जम्मू कश्मीर के अंदर भी कुछ लोगों की, गाजा वाले उस चीज़ पर, और जिसको सपोर्ट कर रहे थे वो एक आतंकवादी था, इफ़ यू रिकॉल वेरी वेल. सो दिस इज द थिंकिंग विच आई वॉन्ट टू फाइट अगेंस्ट, एंड वी हैव टू फाइट अगेंस्ट. दिस इज वॉट द जिन्ना माइंड सेट इज. मुझे ये समझ नहीं Why आता. don't they make heroes? नहीं, आप मुझे बताओ, मुझे ये बताता हूँ मैं आपको, आप एपीजे अब्दुल कलाम को हीरो क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वो ये कहते हैं मदरसे बंद कर दो. मतलब एपीजे अब्दुल कलाम जो है, आप एपीजे नहीं, वो ये कहते हैं कि रिलीजियस एजुकेशन लो, परंतु साथ में साइंटिफिक एजुकेशन भी लो. मैं वही तो कह रहा हूँ, आप जाओ रिलीजन को पूजो अपने, हाँ. बिल्कुल सही से पूछो, बट जो गलत सिखाया जा रहा है उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, 100% होना चाहिए, और समाज को ही खड़े होना चाहिए. मेरा क्वेश्चन ये है, जम्मू कश्मीर के बहुत सारे बच्चे ईरान में पढ़ रहे थे, ठीक है, आप जाके खोलेंगे कितनी यूनिवर्सिटीज़ ईरान में, क्या है क्या नहीं है, आपको सब समझ में आएगा क्या नहीं है, ठीक है.
आज भारत की सरकार उन्हें वापस लेकर आ रही है, हर आर्मेनिया का हेल्प ली, इधर उधर सब जगह से हेल्प मांगी उनको वापस लाने के लिए। दुख मुझे कहाँ होता है वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे दुख तब होता है जब मैं किसी के भी इनमें से इंस्टाग्राम अकाउंट पे चला जाऊं, ट्विटर पे चला जाऊं, जब बोला जा रहा था कि पाकिस्तान लिख रहा था रिमेंबर ये सब ऑपरेशन सिंदूर से चालू हुआ, वो पूरे वर्ल्ड में क्या नैरेटिव बताना चाहता था कि पहलगाम अटैक तो हुआ ही नहीं। उस टाइम पर सब साइलेंट थे ये लोग। अगर क्वेश्चन उठा भी रहे थे तो इस बात पे उठा रहे थे कि राफेल कैसे गिर गए इंडिया के, जो नहीं गिरे पाकिस्तान से प्रूफ आया उसको मान के पूछा कि कैसे गिर गए। दुख इस बात पे होता है कि भाई क्यों। तुम्हें दुख होता है, मुझे तो गुस्सा आती है। तुम्हें दुख होता है आम जनमानस को, मैं इसका सेंटिमेंट रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं तो कहता हूँ गुस्सा आता है मुझे कि भाई जिस देश के आप लोग खाते हो करते हो सब कुछ है, उस वक्त ऐसा कैसी बात कर जिस सकते हो? देश में सब्सिडी मिल रही है, जिस देश में आपके एजुकेशन पे फ्री पैसा मिल रहा है, बच्चा पैदा होने पे फ्री पैसा मिल रहा है, लड़की की पढ़ाई पे फ्री पैसा मिल रहा है, 10 हो 12 हो 2 हो 3 हो, हर एक बच्चे के हिसाब से पैसा मिल रहा है। आंध्र प्रदेश में ऐसा भी आया, तो हमेशा तब भी आप वोट नहीं दोगे, तब भी आप वोट ऑपोजिशन को दोगे। क्यों? क्योंकि वो महाकुंभ नहीं गए इसलिए। देखो एक चीज तो आप समझो, तो ये तो सोचना ही पड़ेगा ना जी इनको। भाई इनको तो यही तो मैं चीज होने की कैसे कर रहा हूँ। भाई वोट तो चलो सेकेंडरी चीज है, मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो तुम्हारे इमोशन में इतना भाव था कि माइक भी मेरी तरफ और आ गया। मैं ये कह रहा हूँ वोट तो चलो सेकेंडरी है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि वो भाव क्यों नहीं आता जो आप बात कर रहे हो ना। आपने बोला कि आपको दुख होता है, तो दुख आपको दुख होता है, मुझे गुस्सा होता है, और आम जनमानस को भी सोच होती है कि जब ये हो रहा है तो आपके मन में वो भाव क्यों नहीं आता कि भाई भारत के साथ में खड़े होने की बात है। मैं आपको एक बात बताता हूँ भैया, मुझे दुख क्यों होता है। चश्मा पहना हूँ मैं, इस चश्मे का कोई नंबर नहीं है। स्टाइल वाला है क्या? नहीं स्टाइल वाला नहीं है, सेकंड स्टैंडर्ड से नंबर था। अच्छा, तो लास्ट ईयर मैंने ऑपरेशन करवाया Laser मुंबई करा में दिया होगा तुमने। और हटवाया। हाँ, अकेला गया था मुंबई, वहां पे एक स्टूडेंट को बुलाया खाली मैंने, और उस टाइम पे वो स्टूडेंट के व्रत चल रहे थे। हाँ, ठीक है, कोई और स्टूडेंट के एग्जाम होंगे वो नहीं आ पाया, वो स्टूडेंट आया। जब मेरा ऑपरेशन था वो मेरे साथ रहा, जब तक मैं एयरपोर्ट ही चला गया वो मेरे साथ रहा। ठीक है, उस स्टूडेंट का नाम ओएस शेख है। वो मेरा उतना ही स्टूडेंट है जितना कोई मेजॉरिटी पॉपुलेशन का या कोई और हो, इक्वल स्टूडेंट है। दुख वर्ड में इसलिए यूज करता हूं क्योंकि मुझे पता है ओएस शेख के मन में कोई गलत भाव नहीं है, उस जैसे 1 से 2% 3% जितने भी है उनके अंदर कोई गलत भाव नहीं है। इसलिए मुझे दुख होता है कि सारे साथ में नाप दिए जाते हैं। मैं भी सहमत हूँ, पर इस वक्त जिम्मेदारी भी तो उन 1-2% की है कि उनके खिलाफ बोले ना। वो बोलेंगे, उनको सुनाएंगे। अगर अगर पाकिस्तान मुस्लिमों का सगा होता तो पूंछ में जो बच्चे मरे वो एटलीस्ट मुस्लिम नहीं होते। पाकिस्तान किसी का सगा नहीं भारत के अंदर। पाकिस्तान का जो जन्म हुआ है उसका एसेंस भारत को खत्म करने पे हुआ है। ब्लीड ये इंडिया विद समझो। 1000 जी, cuts। पाकिस्तान एक फेल्ड देश है, और नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मोदी जी ने नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लफ को कॉल आउट कर दिया है, और जो इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करी है, बेंच में डाली, उससे पाकिस्तान में त्राही त्राही मच रही है। तो पाकिस्तान ना हिंदुस्तानी हिंदू का संगा है, ना हिंदुस्तानी मुसलमान का संगा है, ना किसी भी हिंदुस्तान के व्यक्ति का संगा है। तो ये 140 करोड़ हिंदुस्तानी बनाम पाकिस्तान है। एक चीज़, पहली चीज़ है, इस देश के अंदर कुछ बेवकूफ़ पॉलिटिशियंस थे जो सत्ता के अंदर रहते थे, इनको लगता था कि पाकिस्तान जो है उस पर अटैक कर देंगे तो यहाँ का वोट बैंक हट जाएगा। उनकी समझ नहीं थी इस देश की। मैं कांग्रेसियों की बात कर रहा हूँ। कांग्रेसियों ने 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में ये थ्योरी इसीलिए डाली थी ना कि उनको लगा था कि अरे भाई हमको वोट बैंक पॉलिटिक्स मिल जाएगी। ये इस देश के कांग्रेस पार्टी इस देश में मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी दुश्मन है, इस देश के समाज की सबसे बड़ी दुश्मन है, जो ये सोचती है कि भाई इस देश का जनमानस इस बात पे खुश होगा कि पाकिस्तान पे हमला नहीं किया है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। होंगे कुछ 1% लोग, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। इतिहास उठा के देखो तो मीर जाफर हमेशा रहे, पर उसकी मैं बात नहीं कर रहा। पर इस देश का जो कॉमन रेजोल्यूशन है, कॉमन कॉन्शियसनेस है, वो एक नेशनल यूनिटी की है। इसीलिए देश मोदी जी के साथ में, भाई ऐसा कोई कोइंसिडेंट थोड़ी हो गया है। तो तुम्हें दुख होता है, पर मैं इसमें अपील करना चाहूंगा कि जो देश के साथ में, उनको इनके खिलाफ बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब इतिहास के पन्ने लेके जाएंगे तो ये देखा जाएगा कि क्या आप देश के साथ खड़े रहे, या जो लोग देश के खिलाफ खड़े थे और आपने उनके खिलाफ बोला, या आप शांत रहे। कहते हैं ना कि वो शांत रहे, जब गलत हो रहा है उसमें अगर एक सही व्यक्ति चुप रहता है तो उतना ही गलत है जितना वो गलत व्यक्ति कर रहा है। मुझे एक जगह पे जरूर गुस्सा आता है इस केस में। तो मैं कहता हूं कि यार
जब आपको पढ़ाई लिखाई से दूर रखा गया और आप यही चीज़ें करते रहोगे और इसी तरीके से आपको यूज़ करा जाएगा। आपने भी बहुत बड़ी एक बात बोली कि ये लोग कांग्रेस पार्टी या फिर ऑपोजिशन, आपने भी एक बहुत अच्छी बात बोली कि ऑपोजिशन आप जो उनकी वोट बैंक है उसी के खिलाफ है सबसे ज़्यादा। मैं कांग्रेस को पर्टिकुलरली कहना चाहूंगा, मेनी पीपल इन द ऑपोजिशन देयर कैन बी अ पॉलिटिकल फाइट, बट विद कांग्रेस देयर इज एन आइडियोलॉजिकल फाइट। भैया अगर हम मेजॉरिटी पॉपुलेशन की बात करें तो उनमें से भी बहुत बार ऐसा होता है कि लोग खिंच जाते हैं प्रोपेगेंडा की साइड। उस पे आपका क्या ओपिनियन है? देखो, मेरे हिसाब से वोट जो होता है वो मल्टीपल फैक्टर्स में होता है। मैं इसको प्रोपोगेंडा वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, पर जैसे मान लो जो लोकल लेवल पे आप जाओगे, तो जैसे अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है तो उसमें अगर आपकी मान लीजिए कोई विधायक का व्यवहार सही नहीं है कि अच्छा है, लोग उसको देखते हैं। उसके बाद अगर मान लो कि अगर आप एक नेशनल इलेक्शन है तो उसमें लोग जनरली लीडर को देखते हैं, कई बार कुछ फेक न्यूज़ भी चले जाती है, तो ये हमेशा से एक फाइट रहेगी। और मैं इसीलिए कम्युनिकेशन जिसकी आपने बात करी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। परंतु क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में, और डेमोक्रेसी के अंदर हिंदूज़ का जो वोट होता है वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिसाइड होता है, और इसीलिए हमारा वर्डिक्ट शिफ्ट होता रहता है। तभी मैं कहता आ रहा हूँ कि मुझे गुस्सा नहीं, एक रियलिटी जिसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ये तब तक रियलिटी रहेगी जब तक हम डेमोग्राफी हमारी देश की स्क्यूड नहीं होगी। अगर स्क्यूड हो जाएगी तब तो फिर वोटिंग जो है वो एक ही तरफ होगी। तो गुस्सा की बात नहीं है। हाँ, हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो हमेशा ही अलग अलग फैक्टर्स के हिसाब से वोटिंग हुई है। पर अच्छी बात यह है कि 2014 के बाद से, प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में, एक हिंदू कॉन्शियसनेस लोगों में जागी है, और समाज जो है जब भी हिंदुओं को अपमान होता है उसने खड़ा होना शुरू किया। बट एक और चीज़ है, जैसे ही आप ये बोलते हो कि हिंदू जाग रहा है, अगर आप जैसे ये वर्ड यूज़ करोगे तो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग आपको बोलेंगे अरे अरे तुम तो सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट जा रहे हो। सेक्युलरिज्म क्या होता है? सेक्युलरिज्म ये होता है कि भाई अगर आप अपने धर्म का पालन करो, अपने धर्म का, अगर आपके धर्म का कोई अपमान करो तो उसके खिलाफ जो है आप लीगली कार्रवाई करो, ये सेक्युलरिज्म होता है। सेक्युलरिज्म डज नॉट मीन माइनॉरिटिज्म। माइनॉरिटिज्म होता है तुष्टिकरण, विच मीन्स कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी को अपीसमेंट करो और मेजॉरिटी का अपमान करो। सेक्युलरिज्म होता है कि प्रभु श्री राम का मंदिर भी बनना चाहिए जो जहाँ बनता है, और साथ में जो माइनॉरिटीज़ को ड्यू कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज मिलनी चाहिए वो भी मिलनी चाहिए। सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं होता कि सनातन को डेंगू मलेरिया एड बोलो और साथ में इफ्तार पार्टी पे जाओ, वो सेक्युलरिज्म नहीं है, वो तुष्टिकरण और माइनॉरिटिज्म है जो कांग्रेस पार्टी प्रैक्टिस करती है। भाई समझो एक चीज़, हिंदू तो जय श्री राम ही बोलेगा ना। हम थोड़ी कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम जो है वो जय श्री राम बोलना चाहिए। मुस्लिम की जो आयत है वो पढ़े, हिंदू का काम है, हिंदू जय श्री राम में विश्वास रखता है, हिंदू जय श्री राम बोलेगा। परंतु हिंदू भी उतनी प्रखरता के साथ जय श्री राम बोलने का उसको वो माहौल होना चाहिए, वो निडरता, वो समाज को वो बल देना चाहिए जिसमें उसको घबराहट नहीं हो। पहले तो जाके लोग जय श्री राम बोलने से कांग्रेस के शासनकाल के अंदर घबराया करते थे। कांग्रेस एक कम्युनल वायलेंस बिल लेके आई थी जिसमें वो कह रही थी कि भाई अगर कोई भी दंगा होता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ विक्टिम जो उसमें अग्रेसर होगा वो हिंदू ही होगा। ये होता है एंड सेक्युलर। एक सेकेंड, इस बिल के बारे में आप थोड़ा बताओगे? 2011-12 के समय में कांग्रेस पार्टी एक बिल लाने वाली थी जिसका नाम है कम्युनल वायलेंस बिल। उस बिल में ये था कि अगर कोई भी राइट होता है तो उस राइट के अंदर हिंदू जो होगा वो ही जो है एक्यूज्ड होगा। तो हिंदू को पहले से ही घोषित कर दिया था कि दंगा हो रहा है तो सिर्फ हिंदू की वजह से हो रहा है। बट ये बिल के बारे में कहीं आया नहीं नहीं, बात। हर तरफ था। कांग्रेस पार्टी ये बिल को इतना अपोजिशन हुआ था तो टेबल नहीं कर पाई थी और पास नहीं कर पाई थी। पर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल आ रही थी। आप अपने रिसर्च टीम को बोलिएगा, चेक करेंगे 2011-12 में टाइप करना कांग्रेस पार्टी कम्युनल वायलेंस बिल। मैं आपको दिखाता भी होगा, जैसे इस वक्त अगर मैं रहते हुए सोशल मीडिया पे, रुको तुमको दिखाता हूँ मैं। ये आपका सिग्नेचर स्टाइल है, जो भी होता है फटाफट कैमरे में निकालो और दिखा दो। पार्टी, अरे है तो इस कम्युनल। ये कौन सा एक अलग कंपनी बनी आपके फोन के लिए, मतलब जो फटाक से, हमारे फोन में तो हम नाम भी सर्च करेंगे, व्हाट्सएप पे तो टाइम लगेगा आने में, चाहे कोई भी हो। ये देखो, ये रहा, बिल्कुल फोकस्ड है एकदम, मतलब बिल निकाल। कितने साल की महंगी ये है, मतलब इसी तरीके से एकदम फटाफट फटाफट की। मैंने टीवी पे बहुत देखा है, वैसे फोन ऐसे दिखा देते हो सामने। दिखा दो एक बार आप। ये देखो भाई, ये 2005 का है जिसको बाद में कांग्रेस पार्टी लाने वाली थी। ये आप देख सकते हो, इसका नाम जो है कम्युनल वायलेंस का। दिखाना मुझे। ये रुको, आपको मैं दिखाता हूँ। मैं आपको एक न्यूज़ आर्टिकल भी दिखाता हूँ। नहीं, ये वाला दिखाओ एक बार। रुको एक से दिखाता हूँ। ये कौन डरता है कम्युनल वायलेंस? नहीं तो ये देखो, ये देखो, इसको अपडेट हुआ था, पढ़ो। ये अपडेटेड है। हाँ, ये इस पर एक आर्टिकल था जो पूरा कम्युनल वायलेंस बिल कांग्रेस लेके आई थी, जिस पे एडिटोरियल भी लिखा गया था। इसका तुमको ओरिजिनल गैजेट नोटिफिकेशन भी दिखाता हूँ। तो NSC drafted communal violence bill is a disaster. It shows how creating a law on the basis of one Gujarat tragedy can derail the larger goal of communal harmony.
निकाल दिया भाई इन्होंने आर्टिकल, सीरियसली आर्टिकल निकाल दिया इन्होंने। तो यही तो हमारा बस तथ्य, हमारी खूबी जो है ये डेटा और फैक्ट्स की हमारी खूबी, यही हम करते आए हैं हमेशा। मैं कोई भी चीज़ को मैं चैलेंज करता हूँ कि देखो, आप मेरी ओपिनियन से डिसएग्री कर सकते हो, पर आप मुझे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस के अंदर ही फैक्चुअली टच बेस कर सकते हो या फैक्चुअली काउंटर कर सकते हो। तो मैं जब तथ्यों के आधार पे बात करता हूँ, जब डीप स्टडी करता हूँ, तो मैं ये पाता हूँ, ये फ़र्क है दोस्त। और आप क्रिटिसाइज इस सरकार को जितना चाहो करो, पर देश अगर कोई भी सच्चा दिल में हाथ रख के बोलेगा तो मान ही नहीं सकता और अगर बोल ही नहीं सकता कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने काम नहीं किया। बहुत काम किया देश में। देखो काम किया वो, ये इसका मेरे को डाउट ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। 70 साल, मतलब 70 साल छोड़ते हैं, मैं काम किया इस पे कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि इतने साल तक कांग्रेस का शासन रहा। आप बोलो एक बार अगर मोदी सरकार आ गई, वेव थी, दूसरी बार आ गई तब भी आप, तीसरी बार आप सारे साथ आ गए तब भी आ गई। चौथी बार भी आएगी। आप नोट करो ये, मैं आपको, आपका पॉडकास्ट तब आप करना, आप बोलना सबसे पहले मैंने प्रेडिक्ट किया था चौथी बार भी मोदी सरकार आएगी। बट 2029 में बट क्या, मोदी जी की प्रधानमंत्री फेज के हिसाब से 2029 में भी सरकार आएगी। बट बीजेपी में एक रूल है ना, एक सर्टेन एज वाला। देखो एक चीज़ समझो, जब जनता कोई चीज़ को चाहती है तो इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ भाई, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो करके जीत के नहीं आए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इज़ फिटर यंगर देन 30 ईयर ओल्ड। आज मैं आपको कहता हूँ, आप मैं किसी से भी जो जाके, प्रधानमंत्री मोदी जी की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। द कंट्री, द कॉमन पीपल हैव ट्रस्ट इन द लीडर। और एक ऐसे दौर में जहाँ इतनी ग्लोबल टर्मोइल है, उस स्थिति के अंदर आप देखोगे प्रधानमंत्री मोदी जी के पे लोग रॉक सॉलिड खड़े हैं। मैं आपको एक और डेटा दिखाता हूँ, आप देखो, ये आपको और एक और पता चलेगा जो मज़ा आएगा। आप बोलोगे कि यार आपने ये कहाँ से निकाल दिया। कि अभी देखो दुनिया की स्थिति में आपको बताता हूँ कि क्या है। ये देखो, एक ये है, मैं देख रहा था, ये G7 में गए हैं। पिछले 11 साल में G7 बदलता गया है, बदलता गया है, बदलता गया है, सब नेता। मोदी जी इकलौते ऐसे नेता हैं जो सब G7 के अंदर कांस्टेंट रहे हैं एज इनवाइटी। सब यूएस का प्रेसिडेंट बदला, फ्रांस हुआ, यूके में तो 6 बदल चुके हैं। ही इज़ द ओनली प्रो इनकम्बेंसी लीडर। तो आप लिख के रखना, 22 साल से कोई, ये सब देख ब्रदर, ये वंस इन अ जनरेशन बात होती है। 22 साल से कोई व्यक्ति गवर्न कर रहा है और उसको जनता जिताती आ रही है। जितना ज़्यादा गवर्न कर रहा है उतना ज़्यादा जनता जिता रही है। ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब मतलब दिस इज समथिंग। एक तो दैविक शक्ति और साथ में जनता का जब आप इतना कार्य करते हो, तब जाके गरीब आपको साथ में खड़ा होता है। हम तो सब भाग्यशाली हैं कि उस मतलब मोदी जी के शासनकाल के अंदर इस पार्टी के अंदर कंट्रीब्यूट करने का मौका मिल रहा है। ऐसा क्या अलग बात है मोदी जी में? अब तो आप एक बार नहीं बहुत बार मिल चुके होंगे। अब बहुत ज़्यादा तो नहीं, कुछ समय बार मिला हुआ। अब आप मुझे बताओ ऐसा क्या है, मतलब जो जनता को आपकी तरफ से एक मैसेज जा सके कि क्या है मोदी जी में ऐसा कि वो इतनी बार जीतते जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इकलौते ऐसे नेता हैं दुनिया के अंदर जो जितना ज़्यादा गवर्न करते हैं, जनता उनको उतना ज़्यादा चाहती है। क्योंकि जब व्यक्ति मोदी जी को चुनती है तो मोदी जी के विकास को जो देखती है और विकास को महसूस करती है। वो विकास सिर्फ आंकड़ों में नहीं होता है, वो विकास व्यक्ति की ज़िंदगी में परिवर्तन करके होता है। मतलब वो जब मोदी जी का शासनकाल देखता है तो देखता है कि उसकी जीवन शैली बेहतर होती है। वो देखता है कि वो जो पहले गरीबी रेखा के अंदर था वो गरीबी रेखा से ऊपर आ जाता है। वो देखता है कि उसको बिना भ्रष्टाचार के सरकार की स्कीम का फ़ायदा मिलता है। वो ये देखता है कि वो नेता जो है अगर है तो अगर देश के ऊपर कोई आन बान या शान देश की चैलेंज करने का प्रयास करेगा, देश के ऊपर हमला करने की बहस करेगा, तो मोदी जी अगर है तो भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। तो मोदी जी पे लोगों को एक ट्रस्ट है कि उनकी नीति और नियत देश के हित में, वो कुछ भी कर दे वो देश के खिलाफ कभी नहीं कर सकते। ये जनता के अंदर सेंटिमेंट है और जनता ने काम देखा है, इसीलिए जाके उनको अलग अलग देखो। 2014 में आप क्या कहते थे, भाजपा एक 2014 के पहले कहते थे कि बीजेपी जो है ब्राह्मण बनिया की पार्टी है ना, कुछ ही चीज़ें थे। 2014 में 90% सीट्स मोदी जी को 60% जोग्राफी से मिली, मतलब हिंदी हार्टलैंड से। फिर 19 आया और वो जोग्राफिकल बेस बढ़ा, 24 आया और जोग्राफिकल बेस बढ़ा। तो ये तभी हो पाता है जब आपकी जो आप कहते हो वो ज़मीन पे दिखता है। मैं और आप यूपीआई, ये मोबाइल फ़ोन वाले, आप मुझे बताओ 11 साल पहले कभी आप इमेजिन कर सकते थे कि भाई भारत जो है यूपीआई पेमेंट के अंदर दुनिया में लीड करेगा, कि आप ठेले वाले को भी आपको अगर पेमेंट देनी है तो आपको कैश की ज़रूरत नहीं है, आप जो है बस एक क्यूआर कोड दे दोगे। दुनिया में कहीं इस तरीके से टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं हुई है। क्यूआर कोड आज ठेले वाला भी यूज़ कर रहा है, साइकिल वाला भी यूज़ कर रहा है, एक बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी यूज़ कर रहा है। ये विजन कितनी बड़ी बात होती है। आज आप मुझे बताओ डिफेंस के अंदर आपने कभी सोचा होगा भाई, ये जितने भी आज आपने ऑपरेशन सिंदूर पे तो इतना ज़्यादा काम, आपने इतना सारा इसमें स्टडी करी है कि भाई हम आज
आयरन डोम और बाकी के सबको भी मिसाइल्स जो है ब्रीच कर रही है। हमारा जो आकाश तीर S-400 का जो पूरा सिस्टम है उसको एक भी सुदर्शन चक्र को एक भी पाकिस्तानी मिसाइल मेड इन चाइना वाले ड्रोन ब्रीच नहीं कर पाए, एक भी। कितनी जगह उन्होंने अटैक करने का प्रयास किया, मेड इन टर्की वाले ड्रोन मेड इन टर्की, मेड इन चाइना वाले जो ये चाइनीज माल है ये नहीं कर पाए। तो सोचो आप कितनी बड़ी बात है बॉस, ये दिस इज नॉट अ जोक, ह्यूज दिस इज। और मैं आपको बताऊं, पहली बार देश में अर्बन और रूरल पॉवर्टी गैप कम डाउन हो गया है। 2014 के 2011-12 के अंदर 18% रूरल एरियाज के अंदर और शायद से 14-15% ग्राम या 11% अर्बन एरियाज के अंदर गरीबी रेखा थी। आज ग्राम अर्बन एरियाज में 1% हो चुकी है, रूरल एरियाज में 2% हो चुकी है। सो गैप इज ऑल्सो कम डाउन। और आज आप शेयर मार्केट को देखो, आप लोग इतने सारे लोग शेयर मार्केट में जो ऊपर सेगमेंट है, दे आर अर्निंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, यू आर गेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न। नाउ अलॉन्ग विद दैट आप स्टार्टअप्स की बात करते हो, आप देखो ना आज आप जेन्युइनली टुडे यू आर ऑल्सो स्टार्टअप, टुडे सो मेनी पॉडकास्टर्स हैव कम अप, दे आर अर्निंग सो वेल एंड हर फील्ड में स्टार्टअप्स आ चुके हैं। नाउ वी हैव टू मूव टू अ जनरेशन एन एरा ऑफ technologically leading in the startup ecosystem, that which is the next level of growth, but at least we have kick-started in believing that India can do it. That is the difference which I feel Modi ji has brought. बट जैसे अगर हम मेक इन इंडिया में बात करें, हाँ। तो वहाँ पे हमें लगता है कि हमें काम करने की ज़रूरत है। डिपेंड करता है आप कौन से सेक्टर की बात करो। अब जैसे मान लो डिफेंस के सेक्टर की आप बात करो तो मेक इन इंडिया में वी सीन ट्रिमेंडस प्रोग्रेस। स्पेस में आप देखोगे तो आप देखो वी सीन ट्रिमेंडस प्रोग्रेस। कमी कहाँ पे रह गई है? कुछ जैसे सेक्टर्स होंगे, फॉर एग्जांपल आई टेल यू, अब इसमें थोड़ा समय लगेगा। जैसे रेयर अर्थ मेटल्स की अगर मैं आपको बात करता हूँ, तो आज दुनिया जो है रेयर अर्थ मेटल्स में, चाइना हैज मोनोपोलाइज्ड द एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स। सो यू एज अ इंडस्ट्री, एनी इंडस्ट्री, इवन अमेरिकन्स have to depend, because rare earth metals are used in automobiles, so you have to depend on that. अब हम लोग ने भी थोरियम और इन सब का एक्सट्रैक्शन चालू किया, but it will take time is what I am saying. So say for example that, say for example जो चिप है, अब हम लोग पहली बार देश में एक इको ऐसी सोच रहे कि भाई हम लोग ऑलरेडी पहले लेट हो चुके थे कांग्रेस, दिस वी शुड हैव डन इन द 80s, बट कि भाई सेमीकंडक्टर चिप है, वो चिप भी यहाँ बनेगी, उस चिप को बनने के बाद में मोबाइल भी यहाँ बनेगा और यहाँ से एक्सपोर्ट होगा। सो आईफोन, एप्पल हैज शिफ्टेड 20% ऑफ इट्स प्रोडक्शन in the country, which is huge. Now we are moving towards making the silicon chip in the country, but it will take some time. It is a natural time which will take. So मेरा मानना ये है कि ये सब चीज़ों में it is a gradual time where you will see other countries leading it. अब AI है, AI में सबसे ज़्यादा फीमेल रेडी वर्कफोर्स हमारी है, बट मेरा मानना है जहाँ हमको सबसे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है कि देखो फेसबुक US से आया है, करेक्ट, ये X US से आया है, जो प्राइमरी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं ये करते सब हिंदुस्तानी है, पर होती कंपनीज बाहर की हैं। यहाँ हमको और करने की ज़रूरत है। वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स वेयर वी सी मोर एंड मोर इंडियन कंपनीज इन Fortune 500. That is where, because the ecosystem now has been provided, so we need more Indian companies in Fortune 500. इंडियन को बाहर जाना क्यों पड़ता है? बिकॉज देखो हर व्यक्ति का एस्पिरेशनल क्वेश्चन रहता है, पर अब मेरा मानना है कि अगर कोई भी व्यक्ति डिस्पैशनेटली एनालाइज करेगा तो भारत में उसको जितनी अपॉर्चुनिटीज हो टू कंपेयर टू एनी अदर कंट्री सेकेंड टू नन है, विच इज देयर। मतलब आई हैव traveled to London, every other place. I can give this to you in guarantee that if you have a skill and if you earn in this country, and even if you can live the best quality of life in this country. Anybody can. देखो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, इसमें दूसरी साइड ये भी होती है कि बिल्कुल बहुत लोग होते हैं कि डिजर्विंग होते हैं, बट बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ सिस्टम्स उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाता कॉलेज में, फिर उन्हें दूसरी जगह एडमिशन लेना पड़ता है। फिर अगर आपने USD में पैसे दिए हैं, कॉलेज की फीस बढ़ी, तो आपको USD में कमाना पड़ता है, फिर आप वो लाइफ बन जाती है। ये स्वाभाविक है। दिस इज समथिंग व्हिच इज देयर नाउ, दैट इज समथिंग व्हिच इज बिकॉज ऑफ, सी दिस इज, आई टेल यू व्हाई, बिकॉज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन द पास्ट, it is a historical legacy which they have, but we are slowly reaching there. This is where I say we are the 4th largest economy right now. अगर आप exchange rate इन सबको देखोगे, अगर हम 3rd largest economy जो 100% हम बनेंगे in the next 3-4 years, 2028 तक, हाँ 28-ish तक हम बन जाएंगे, 28 एंड मिड स्टार्टिंग में, तो मतलब हुआ कि देश की, दुनिया की, so which means US, China, India, and then we have to move towards the path of increasing our per capita. हमारी पर कैपिटा इनकम पिछले 10 साल में डबल हुई है। $5,000 थी, अब 10,000 समथिंग, 10,126 समथिंग हुई है, बट वी हैव टू मूव फर्दर टुवर्ड्स इट। बट इमेजिन प्रफुल,
इतनी बड़ी साइज ऑफ द कंट्री, 140 करोड़ इंडियंस की कंट्री अगर थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनती है और उसका भी पर कैपिटा इनकम बड़ा होता है, तो सोचो कितनी बड़ी बात है. It's huge, which is there. So for India becoming the third largest economy is just not like any other country becoming. It is a rise of a civilization, which I feel. And that is what will be the inflection point which this country is eagerly waiting for and moving towards. बहुत बढ़िया लगा पॉलिटिकल डिस्कशन यहाँ तक आपके साथ करके प्रदीप भैया. आप मुझे एक साइड मैं आपसे एक चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ. ये आपकी एग्जैक्ट उम्र कितनी है अभी? 33? आप मतलब इतना जितना अभी हम रात के कितने बजे बैठे हुए हैं? कुछ 12:30 बज रहे. हाँ, 12:26. कितने बजे उठे थे सुबह? 6 o'clock. ये पूरा शेड्यूल में जहाँ मेरे को लगता है 2 बजे सो रहे हो, 6 बजे जग रहे हो, ठीक है, चलो मान लिया कभी 6 घंटे की नींद ले पा रहे हो मैक्सिमम, फिट कैसे रहते हो? ये देखो, मेरे को ना ऑनेस्टली आई टेल यू, भगवान प्रभु की कृपा से मुझे मतलब मैं जैसे ही बेड पे लेटता हूँ तुरंत नींद आ जाती है. और मुझे अभी तक अलार्म्स के बीच में मेरी नींद जो है ईश्वर की कृपा से 10 में से 9 बार जो होती है, मतलब ऐसे होता है ना, कई लोगों को नींद कच्ची नींद आती है कहते हैं, मेरे साथ भगवान की कृपा से ऐसा नहीं होता है. तो मैं को जितना, और मैं 90% टाइम अलार्म से नहीं उठता हूँ. अगर मुझे बहुत अर्ली फ्लाइट कैच करनी, जैसे क्या था ये, जब भी 2-4 दिन पहले की बात थी, मैं 1-1:30 बजे के बाद में कुछ 5 बजे की एयरपोर्ट पहुंचना था, तो तब मैंने अलार्म लगाया था. पर वैसे नॉर्मल कोर्स में मुझे अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती. जब मेरी बॉडी कहती है कि आई हैव गॉट दैट रेस्ट, मैं उठ जाता हूँ. तो जनरली दैट स्पैन इज 5 to 6. सो इफ यू टेक अ 6 hour और 5 hour गुड डीप स्लीप, देन यू आर गुड. फिर दोपहर में मैं ना थोड़ा सा 15 मिनट की एक प्रयास करता हूँ एक पावर नैप लेने का. दैट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द बॉडी. बाकी मैं 45 मिनट से आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में पसीना बहाता हूँ, कुछ ना कुछ कसरत करता हूँ, योगा, वेट्स, रनिंग, एनी फॉर्म ऑफ इट. वो मेरा गो टू प्लेस है. दैट इज़ समथिंग विच आई लव अ लॉट. और मैं बहुत पहले से गीता का अध्ययन करता आया हूँ. और मेरे पास, अगर तुम मेरी लाइब्रेरी में भी पीछे देखोगी तो बहुत सारी गीता तुमको दिखेगी, अलग अलग कोने पे दिखेगी. तो मैं उसको बहुत पढ़ता हूँ. तो जब भी व्यक्ति जो होता है मेंटली, व्हेन यू आर अ बिट हैव लॉट ऑफ थॉट्स, so that is what keeps you going. I cannot digest negativity. So if I am surrounded by negative people, or generally people who are not positive towards things, that is what puts me off. So I like to be with energies. देखो वर्ल्ड में आपको बताऊँ दोस्त, एक स्पिरिचुअल चीज़ है, हर चीज़ एनर्जी है. तुम्हारी जैसी एनर्जी होगी तुम्हारी बॉडी की, तुम्हारी सोल की, तुम उसी व्यक्ति के साथ टैग अलोंग कर सकते हो. तो मेरे को मतलब आई जस्ट कैन नॉट बी इन कंपनी और डू नॉट लाइक जनरली नेगेटिव एंड इनजेन्युइन पीपल. तो ये न्यूज़ रूम में डिबेट कैसे करते थे फिर? नहीं, तो मेरा डिबेट तो मतलब डिबेट खत्म होती है उसके बाद कोई चीज़ नहीं. मतलब मुझे ऐसे लोग, देखो कोई किसी भी विचार से हो, कुछ भी हो, वो अपने विचार करती है, उसको शुद्धता होनी चाहिए. मुझे ऐसे जो लोग नहीं अच्छे लगते. दिखावटी पीपल इज समथिंग विच आई डोंट लाइक. व्हाट यू आर यू शुड बी. अगर तुम को जो चीज़ तुमको बिलीव होनी चाहिए. वैसे मुझे फर्जी लोग लगते हैं कि दिखाने के लिए, सर इधर दिखाने के लिए एक चीज़ बोल देंगे, कल तक कुछ और बोल रहे थे, आज कुछ और बोलेंगे, परसों कुछ और बोलेंगे. मेरा स्पष्ट व्यक्तिगत मानना है कि हिस्ट्री उठा के देख लो, मीर जाफ़र ही रहता है. तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो आज नहीं तो कल अगर किसी के साथ में भी रहेंगे उसको डुबाएंगे, ये स्पष्ट है. तो पहली चीज़. अब डिबेट्स, न्यूज़ रूम्स की बात हो, उसमें तो मज़ा ही आता है यार. क्योंकि देखो आई टेल यू व्हाट, मैं कभी किसी से पर्सनल नहीं होता 90% टाइम. मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है. कोई खुद व्यक्तिगत होता है तो मैं व्यक्तिगत होता हूँ, विच इज़ देयर. तो ठीक ही रहता है, मज़ा ही आता है करके. अल्टीमेटली मुद्दे को डिफेंड कर रहे हो. अब मैं वापस कहता हूँ यार प्रफुल्ल, देखो हम लोग का कुछ नहीं है. आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मोदी जी को जनता चाहती है, पार्टी को वोट मिल रहा है, इसीलिए जो है इतना चीज़ इज देयर. ये मेरे को बहुत अच्छी तरीके से आई नो हाउ इट इज देयर. सो मेरे में 1% भी घमंड नहीं है. इन सब चीज़ों से जो हम लोग बोलते हैं, इससे कुछ फ़ायदा पार्टी को हो या नहीं हो, पर नुकसान नहीं होना चाहिए, मैं सोचता हूँ. बस दैट इज़ इट. मेरा खुद का कुछ नहीं है. भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता इसीलिए दुनिया उस देश उसको सुन रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की टीम का राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो. जेनविनली चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है. तो आपका दायित्व क्या हो सकता है कि आप बस अपनी चीज़ को अच्छे से रखो. प्रदीप भंडारी इज नॉट इम्पॉर्टेंट. प्रदीप भंडारी इज नो बडी. टुडे प्रदीप भंडारी विल बी द नेशनल स्पोक्स पर्सन
10 years before somebody else was there, 10 years later somebody else will be there, right? That is how it is there. But what is important is when Pradeep Bhandari is the national spokesperson, he should not commit mistakes which can cost, is what I'm saying. That is what is important. As a spokesperson, लोग ये नहीं समझते. It is not what is not important what you speak. What is extremely important what you don't speak. आप वहाँ ज्ञान बांटने नहीं आया मैं एज स्पोक्सपर्सन, मैं अपनी पार्टी का पक्ष रखने आया हूँ. और जब पक्ष रखते हो उसमें आपको डेटा कोड करना पड़ता है, फैक्ट कोड करना पड़ता है, क्योंकि मेरे को पता है जनता कैसे सोचती है भाई. क्योंकि मैं इसके पहले मैं टीवी नहीं, मैं ज़मीन पे घूमा हुआ हूँ, मैं ज़मीन पे पकड़ अपनी रखता हूँ जितने मेरे पास टाइम रहता है उसमें. तो मैं वो बोलने का प्रयास करता हूँ जिससे जनता में कुछ इम्पैक्ट पड़े, ये आप समझो. तो फ़र्क है इसमें. लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे दो. भाभी बोल सकता हूँ मैं? हाँ हाँ. भाभी से तो लड़ाई होती होगी. नहीं भैया, मैं घर में तो चुप ही रहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं होता. देखो, आपको बस चुप रहना और यस कहना है, बस ये. नहीं, पार्टी के लिए आप गलती नहीं करते, मानता हूँ. मोदी जी के लिए आप गलती नहीं करते, मैं मानता हूँ. आप कोशिश करते हो गलती ना हो, करता हूँ मैं. कोशिश करते हो गलती ना हो, और उस कोशिश में बहुत बार घर पे गलती हो जाती होगी, टाइम नहीं दे पाते हो, तब कैसा रहता है? हाँ, मैं तो, मेरी जो धर्मपत्नी है वो भी वो एक पत्रकार है, तो वो चीज़ों को काफ़ी बखूबी से समझती हैं. मेरी इन सब मामलों में कोई भी लड़ाई नहीं होती है. और पर हाँ, देखो क्या है कि आपको हंसी बहुत आ रही, तो कुछ है आपके दिमाग में जो आप बोल नहीं रहे हो, कुछ बोल दो. मतलब आप बार बार हंस रहे हो इस मैटर पर. देखो, बीवी से डर के ही रहना होता है तो अच्छा रहता है. या मतलब सीधा नहीं बोल पाया, घुमा रहे हो, तो मतलब इसमें पॉलिटिक्स आ रही थी कहीं? मैं अच्छे पॉजिटिव स्पिरिट से ही बोल रहा हूँ, कोई पॉलिटिक्स नहीं आ रही है. हर आपको जो है घर के अंदर जो है वाइफ इज ऑलवेज राइट, बस आपको ये समझना है. अच्छा, घर के सारे तुम्हारी शादी हुई है? नहीं हुई है. हाँ, जब तुम्हारी शादी होगी तो अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं है. हाँ, तो जब देखो एक चीज़ समझो कि अल्टीमेटली तुमको बस ये समझना है वाइफ इज ऑलवेज राइट, और विच इज हार्डली विच इज ऑलवेज द फैक्ट ऑल्सो, नथिंग इन नेगेटिव सेंस, पॉजिटिवली ओनली आई एम सेइंग. Along with that, you need to know that, see, I'll tell you, any relationship which is there, it's not about two people going towards each other. It is about two people reaching towards their part and coming together. That is it. तो ये मैं इसमें मानता हूँ. और क्या होता है जब आप रिलेशनशिप में रहते, जनरली किसी भी चीज़ में होते हैं, हमारे देखो एक, हम तो अभी यूनिपोलर फैमिलीज़ के दौर में, हमारे मदर फादर्स तो सब जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे, सब साथ में बैठ के खाते थे, रोटी खाते थे, बैठते थे, वहाँ पे सुख दुख आदमी शेयर कर सकता था. योर जनरेशन, हम तो सेम ही जनरेशन लगभग हो गए, तो जेन जी है, उसमें डिप्रेशन, लोनलीनेस, ये सब चीज़ें क्यों आ रही है? क्योंकि हमने हमारे मोबाइल को ज़्यादा समय देना शुरू कर दिया, ना कि आसपास के लोगों को. हमने अपने व्यक्ति को बात करना भूल दिया कि भाई तुम ठीक हो कि नहीं हो. That is what we are missing as a generation. See, these are bad things of the West, which we should not take. We should learn from them technology. But भारत की सबसे बड़ी strength रही है समाज, which means सुख दुख एक व्यक्ति का बांटना. तभी तुम सोचो जब हमारे जो फर्स्ट इसके ऊपर जनरेशन थी, उन्हें सक्सेस भी अचीव किया, उनको और कठिनाई और डिफिकल्टी थी. करेक्ट. इस देश ने, याद करो 1980-90 में एक फ़ोन कॉल लगाने के लिए आपको घंटों लाइनों में खड़े होना था, बट स्टिल देयर आर पीपल सक्सीडेड, राइट. देश में लोगों ने करा. हाँ, आज जो बिजनेस कर रहे हैं वो उन्हीं के बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना. तो किया है क्यों? क्योंकि वो सब साथ में लोगों को लेके चलते थे. अभी इतना लोगों में जलन, कंपटीशन और ये सब चीज भावना इसलिए आ चुकी है क्योंकि आदमी ना बहुत कम समय में बहुत कुछ चाहता है, और वो ये नहीं देखता कि उसका घर उसकी लकीर कैसी, वो देखता है दूसरे की मैं कैसे लकीर को काटूं. उसमें उसकी भी कटती, इसकी भी चीज़ होती है. और ये जो है ना, ये हमारा दौर एक जो इस वक्त चल रहा है, ऐसे में लोग ना एक दूसरे को समझना भूल चुके हैं. तो अहम जब आदमी का ज़्यादा आ जाता है, दैट इज़ व्हाट समथिंग इज़ प्रॉब्लमैटिक. तो आजकल मैं तो इतना देखता हूँ कि लोग भाई इतनी सारी रिलेशनशिप्स के अंदर, बिकॉज तुम कहते हो मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा फॉलो, आई डीपली फॉलो थिंग्स इज दैट. तो ये हम लोग को ज़रूर देखना चाहिए एज जेन जी, बिकॉज देयर आर सो मेनी पॉजिटिव थिंग्स अबाउट इट, बट दिस इज समथिंग विच इज नॉट गुड, इज व्हाट आई फील. ये करना, मुझे ऐसा लगता है कि लोग जब ओवर थिंकिंग करने बैठते हैं ना, तो मतलब ओवर थिंक आदमी तब करता है जब उसको काम नहीं रहता है. देखो कई बार लाइफ में परिस्थिति भी ऐसी हो जाती है. देखो मैं आपको बताऊं, आई हैव सीन रिसेंटली थिंग्स. कई बार लाइफ में टू गुड पीपल आर ऑल्सो देयर, राइट. दे डोंट वांट टू हर्ट ईच अदर, बट समटाइम्स सिचुएशंस आर सच और यू आर गोइंग थ्रू सच थिंग्स दैट यू एंड अप, मतलब चीज़ें स्पॉइल होती हैं. उस सब चीज़ों के अंदर ना आदमी को ओवर थिंक, तो कई बार ऐसी चीज़ होती है. मान लो मैं तुमको एग्जाम्पल देता हूँ दोस्त,
जैसे मान लो तुम अगर अभी पूरा पॉडकास्ट करो, मैं तुमको भगवान ने कहा चलो तुमको नहीं, कोई थर्ड पर्सन के पास काम है, सब काम छूट जाए, पैसे की उसको दिक्कत हो जाए, चीज़ हो जाए, कोई नौकरी नहीं मिल रही, तो वो तो स्वाभाविक है, उस वक्त फ्रस्ट्रेशन में आएगा, ओवर थिंक आएगा, और देखेगा दूसरा व्यक्ति देखेगा उसके साथ में कोई रह रहा है, वो बहुत अच्छा कर रहा है, तो ये ह्यूमन टेंडेंसीज है इस चीज़ों की। उस वक्त आप अपने आप को कैसे संभालते हो वो बहुत मैटर करता है। भैया मेरा ऐसा मानना है, मेरे संग जो भी आपने बातें बोली उनमें से सारी हो चुकी है नियति, हाँ। ठीक है। मैं सिर्फ एक ही चीज मानता हूँ, हाँ। सर झुकाओ और काम करते जाओ, जो मिल रहा है काम करो। अभी क्या प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, हम अपॉर्चुनिटी मिलती है 3, सब में नाप तोल करेंगे। मतलब मैं ऐसा मानता हूँ जब आप फ्रेशर हो ना, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। 200 आप जाके नहीं पूछोगे अच्छा इस अपॉर्चुनिटी में मिलेगा क्या, उसमें वो मिलेगा क्या, अच्छा इसमें ऐसे मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलने वाला। फिर गो पुट योर हेड डाउन एंड वर्क। आज हम रात को 1:45 बजे बैठे हैं, हमारे संग 8 लोग और बैठे हुए हैं, बहुत सारे जेंजी हैं इनमें जो प्रोडक्शन में बैठे हुए हैं, दे आर पुटिंग देयर हेड डाउन एंड वर्किंग। दिख नहीं रहा है, जेंजी है, थोड़ा सा बड़े दिख रहे हैं, जेंजी हैं, सारे जेंजी हैं। अच्छा। तो अब जो मतलब ये सर झुका के काम कर रहे हैं, इसलिए 18 साल की उम्र में कंपनी खोल दी, चालू कर दिया, देहरादून से आगे दिल्ली गुड़गांव आके रुकना शुरू कर दिया और कंपनी शुरू कर दी, दौड़ा ले गए कंपनी को। आज आप और मैं बात कर रहे हैं, इनके बिना नहीं कर सकते। 100% मैं मना बिल्कुल नहीं कर रहा। और जो लोग बैठ के बस सोचते रहते हैं ना कि मतलब बस सोचना है सोचना है, मेरे को ऐसा लगता है ओवर थिंकिंग एक सूट में आलस है। जब इंसान के पास मौका है, हर टाइम नहीं, जब इंसान के पास मौका है तब भी वो बैठ के ओवर थिंक कर रहा है। अगर वो थोड़ा सा अगर सूट पहन के बाहर निकले, कुछ बेचना शुरू करे, कुछ काम करना शुरू करे, तो सर झुका के काम करना शुरू करे, तो शायद से 100% तुम सक्सेसफुल हो। तुम्हारा बिल्कुल, मैं तो सिंपल मानता हूँ भाई, चीज़ें देर, पर ये जो चीज़ें ना लोगों में जानी चाहिए, जो तुम कह रहे हो, दिस इज व्हाट शुड गो इन पर्टिकुलरली। क्योंकि आज मैंने एटलीस्ट देखा है कि पीपल वांट थिंग्स वेरी फास्ट इन विदाउट एनी हार्ड वर्क। और जो शादी, मतलब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि भाभी से लड़ाई होती है, आपने तो बोल दिया कि मतलब वाइफ इज ऑलवेज राइट। वो पूछा इसलिए था कि अगर आज आप देखें कितने सेपरेशंस हो रहे लोगों के, बिकॉज टेंडेंसी नहीं है चीज़ों को हैंडल करने की या एक सिचुएशन को हैंडल करने की। देखो, 2 तरीके की इसमें चीज़ें होती है। एक बार तो कई बार लोगों में जेन्युइन डिफरेंसेस हो जाते हैं, विच इज़ नेचुरल, बट कई बार बहुत पेटी चीज़ों पे जो है ना लोग, जैसे तुमने कहा ना, सिचुएशंस हैंडल नहीं कर पाते, एंड दैट इज़ वेयर योर एल्डर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और योर मैच्योरिटी काउंट्स। ये है। तो देखो भाई, मैं तो कहता हूँ यार, भगवान पे विश्वास रखो, जो भगवान करे अच्छा है, भगवान ही एकमात्र सच्चाई है। हमने देख रहे हैं कि दुनिया, देश और दुनिया में क्या हो रहा है, अलग अलग जगह पे कैसी चीज़ें हो रही हैं जो हम कभी सोच भी नहीं पाते थे लोगों के साथ में। तो मेरा तो मानना यही है कि ईश्वर ही एकमात्र सच्चाई है, क्योंकि जिसने आपको भेजा है उसने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। आप सिर्फ कर्म कर सकते हो, कर्म करो, अवेयर रहो, दैट इज़ व्हाट कैन हैपन, दैट इज़ व्हाट द ओनली मंत्रा आई हैव अंडरस्टूड। सी, आपको मैं बोलूँ, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं बॉस, एक्सेप्ट काम करना। क्या है आपके हाथ में? काम करने के अलावा कुछ है ही नहीं। आपको मैं चलो कह सकता हूँ, बताओ तुम 7वें दिन पे कहाँ पे, कौन सी जगह पे, किस टाइम पे, कुछ नहीं तुम बता सकते। तो क्या आप बस ये बता सकते हो कि इस वक्त मैं क्या कर, मेरे हाथ में क्या हो, मैं कर सकता हूँ, तो बस उसको करो। और क्या चीज़ इज देयर, दैट्स दिस, मतलब कीप लाइफ सिंपल, दैट इज हाउ आई लुक एट इट। इट इज ईजी टू से, आई एम नॉट सेइंग, आई ऑल्सो एट टाइम्स एंड मैनी मल्टीपल पीपल एट टाइम, मुझे भी एक डर रहता है इस बात का कि यार कुछ ना कुछ अच्छा है ज़िंदगी में करना है, कंट्री के लिए, खुद को सेटिस्फैक्शन आए काम करने का, कि लगा यार हाँ अच्छा कर रहे हैं, कुछ चीज़ कर रहे हैं, बिल्कुल रहता है, स्वाभाविक है। मैं नहीं कह रहा कि मैं कोई महात्मा हूँ, बिल्कुल नहीं, बट साथ में मैंने ये चीज़ सीखा है, जब भी मेरा दिमाग, जैसे तुम कह रहे हो ना, ओवर थिंक नहीं किया है और सिंपल सिर्फ काम किया और काम में है, आई हैव एंजॉयड दैट। सो वी नीड टू स्टार्ट एंजॉइंग दोज मोमेंट्स। कब पुट ऑफ आदमी होता है, वो हर व्यक्ति का होता है। जैसे तुमको मैंने बताया, अगर मेरे आजू बाजू 5-6 नेगेटिव लोग हैं, ये खराब है, ये खराब है, वो खराब है, आई वुड प्रेफर दैट आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वॉक आउट फ्रॉम दैट रूम रादर देन सिटिंग इन दैट रूम। ठीक है, उससे इफेक्ट, देखो नेगेटिविटी हर जगह रहेगी, हाँ। उससे फर्क आना ही नहीं चाहिए आपको। अपना काम करते जाओ, सर झुकाओ, इसलिए बोलता हूँ नीचे देखो और काम करते जाओ। आवाज इधर से आया, सेलेक्टिव है, इसमें सेलेक्टिव होना चाहिए। जो लोग होते हैं ना कि देश को सपोर्ट करना है कि नहीं, ना वहाँ सेलेक्टिव हो जाते हैं। इधर आया, ये लेना है, पॉजिटिव है, लिया, नहीं है, निकाल दिया। क्योंकि आप अगर रूम से वॉकआउट कर जाओगे, ठीक है, हो सकता है अपॉर्चुनिटी उसी रूम में बैठी हो। वेरी वेल सेड, आई नो,
दिस इज वेयर यू करेक्टेड मी, आई कंप्लीटली एग्री। तो उस अपॉर्चुनिटी को टेक केयर करना चाहिए मेरे हिसाब से। 100% आई कंप्लीटली एग्री। प्रदीप भैया, आपसे बात करके मजा आ गया। मुझे ऐसा लगता है इस एंगल पे पॉलिटिक्स, अब मेरे को समझ गया प्रदीप भैया को कैसे पॉलिटिक्स से बाहर लाना है। हाँ। बातें करो वाइफ इज ऑलवेज राइट, बातें करो कि ओवर थिंकिंग कैसे लोग करते हैं, और उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, एक और नया एपिसोड करेंगे तो आपके साथ। मुझसे जो टॉपिक पे तुम स्पिरिचुअलिटी पे, सी आई टेल यू वन थिंग, चीज़ है, मैंने ना स्वामी विवेकानंद को बहुत इन डिटेल स्टडी किया है, और बहुत मेरे को फिलॉसफी पढ़ने का बड़ा शौक है। तुमको भी कभी समय मिले ना तो जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी दोनों पढ़ी थी, ठीक है। ये राजेंद्र नगर के अंदर जो है ये सब चलती थी क्लासेस, ये बाजीराम और ये सब करके, तो पतंजलि। तो मैंने जब इंडियन फिलॉसफी पढ़ना चालू किया, चरवाक, इन सबको ना बहुत मज़ा आया। तो मैं तो तुम्हारे पॉडकास्ट के जरिए हर यूथ को कहना चाहता हूँ, फिलॉसफी को एक बार पढ़ो, मज़ा आ जाएगा यार। आई एम नॉट स्टडीड मोर इन डिटेल सब्जेक्ट देन दैट। आपने आईएएस की प्रिपरेशन करी? मैंने करी थी मैंने। उसके बाद ये 14 के समय मोदी जी का जब कैंपेन वैम्पेन का, तो इतने जोश चीज़ आ गए थे, तब वो अलग कहानी है करके। पर हाँ, मैंने करी, आई डिड रिसेंटली, ओके। मैंने पूरा प्रोसेस बीच में नहीं मैंने भी किया ना आईएएस की बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, नियरली सारी, जो भी था। क्या तुम्हें लक्ष्मीकांत सब पढ़े हो? सब विपिन चंद्र जी, सारी बुक्स पढ़ी है मैंने भी। मतलब मैंने प्रिपरेशन नहीं करी बट पढ़ी सारी हैं, क्योंकि मुझे शौक था पढ़ने में, क्योंकि रियल हिस्ट्री इंडिया की कहीं पता चली, नेताजी सुभाष चंद्र जी के बारे में कुछ पता चला, जो रियलिटी पता चली, वो मेरे को इन बुक से पता चली। इसमें भी धर्म, पहले मेरे उस समय तो चलो ठीक है, कंपटीशन इन सब की चीज़ें, पर धर्मपाल जी की जो हिस्ट्री जो लिखी गई, अब तो बहुत प्लेथोरा आ गई है। उस समय जब मैं कर रहा था, थोड़ा ये होगा करीबन 9-10 साल, आज के अभी 25 में ना, तो दिस मस्ट बीन 13ish और 13ish में। तब के समय में इतना चीज़ नहीं था। तब जो ना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और इन सबको हम पढ़ा करते थे। मेरे को इस बात का बड़ा, आई टेल यू, मेरे को तुम कह रहे हो ना क्या, एक बात का हमेशा से वो रहता है कि जब हम लोग स्कूल में हिस्ट्री पढ़ रहे थे ना, मैं उतने मज़े से नहीं पढ़ पाए जितने पढ़ना चाहिए था, क्योंकि अब जाके चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो मज़ा आता है। उस वक्त इतना नहीं चढ़ा है। और मेरे हिसाब से एक चीज़ तुम और ज़रूर पढ़ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स जो होती है, जैसे उनको जब तुम पढ़ोगे ना, तुम्हें बहुत देश के बारे में चीज़ समझ में आएगी और चीज़ आएगी, क्योंकि तुम्हारा इतना पॉडकास्ट लोग देखते हैं, तुम्हारे चैनल को लोग देखते हैं, तो ये भी तुमको ज़रूर कभी जब मौका मिले तो तुमको करना चाहिए। वैसे तो तुम अभी वैसे किस पे ज़्यादा कर रहे हो? ऑपरेशन सिंदूर के अभी क्या एयर इंडिया का क्रैश हुआ, उसके बाद अभी किस पे तुम ज़्यादा बात कर रहे हो? अभी भैया जो देश के अगेंस्ट आता है, हम सोशल मीडिया पे उस पे उसके पक्का सा बॉर्डर बना देते हैं सीमेंट के साथ। अभी किस पे, लेटेस्ट किस पे? तो अभी तो एयर इंडिया वाला पूरा कवर किया। अभी इजराइल ईरान में बड़ा यहीं पता चला ना कि ऑल आइज ऑन ईरान, फ्री ईरान, ठीक है। अरे भाई फ्री हो तुम, फ्री ईरान, ठीक है। और मैं कमेंट्स देख रहा हूँ लगातार, बच्चे कहाँ पे पढ़ रहे हैं ये वाले? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया में। अच्छा, आप कहीं चले जाओ प्रोफाइल पे, ऑपरेशन सिंदूर की कोई फोटो नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ से दिमाग गया। बट फिर दूसरी साइड, इजराइल इज ऑलवेज राइट। भाई ताली दो हाथों से बजती है, ये चीज़ समझनी ज़रूरी है हम लोगों को। तो अभी इस पे भी कवर कर रहे हैं। और जो अभी आप देख रहे हो कि एयर इंडिया का, खाली एयर इंडिया नहीं बोलूँगा मैं, जितनी भी इंडिया के अंदर डीजीसीए ने जो बोला कि सारी जितनी भी फ्लाइट्स है, सबका एक तरीके से चेक हो, और जितनी फ्लाइट रुकवा दी गई, जो भी हुआ, उस पे लोगों कवर के मन में क्या, इस वक्त जब तुम बात करते हो, जब थोड़ा सा एयरलाइन का इतना मतलब दर्दनाक क्रैश हुआ, इसके लोगों के मन में क्या चल रहा है अभी? लोगों के मन में डर है, और जितने लोग एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करते हैं, उनका उसके से रिलेटेड 28 जुलाई वाला, हाँ, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं। बट लोगों के मन में डर है। हाँ। साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये चीज़ पहले रुक जाती तो बहुत बेटर होता, बट मतलब हर चीज़ एक जगह से लेसन लिया जाता है, तो ये ओपिनियन बना हुआ है। बट हाँ, फ्लाइट में जाने से डर तो है इस टाइम पर, अरे डर है। तुम अभी जा रहे हो कोई फ्लाइट में? कल सुबह है? किस में जा रहे हो तुम? नहीं बताऊंगा मैं। फ्लाइंग टुमारो मॉर्निंग। तो मैंने इंडिगो की फ़्लाइट ली है, बता देता हूँ, मैंने इंडिगो की फ़्लाइट ली है। बट बात यह है कि इंडिगो की फ़्लाइट ली सब कुछ सोच कर, और आज इंडिगो के प्लेन में वो रोक दिया गया। तो मैंने वो फोटो अपनी फैमिली को भेजी, मैंने कहा लो इंडिगो कराई थी। तभी मैंने वर्ड बोला ना, मैं एयर इंडिया बोल रहा था, मैंने क्या बोला, फ्लाइट्स, वहाँ पे प्रॉब्लम। तो तुमने जब ये शुरू करा है, तो व्हाट इज तुम्हारी विजन क्या है पूरे तुम्हारे पॉडकास्ट इसके चैनल के साथ में पूरा? मेरी विजन है जर्नलिज्म, फिलहाल के लिए जर्नलिज्म करना विद अ नेशन फर्स्ट अप्रोच, ठीक है। देखो मेरे हिसाब से यू कांट टॉक इन टुडेज टाइम, आई कांट कम एंड से अरे ये न्यूज़ है, ये लो पढ़ लो। अरे भैया लोग ऐसे बैठे थे, अब इस पर ओपिनियन क्या बना है? तो मेरा है बात बताना,
साथ में मेरा जो ओपिनियन है वो बता देना। जैसे रेप केस हुआ, मैंने बोल दिया कि जो एनकाउंटर हुआ था यूपी के अंदर, उस एनकाउंटर में ये ओपन शट केस है, ठीक है। उस बंदे ने पहले गोली चलाई, ये लोग ना हटा देंगे क्योंकि इससे मसाला नहीं मिलेगा। मसाला मिलेगा यूपी गवर्नमेंट ने एनकाउंटर में रेपिस्ट को उड़ा दिया। मैं इसकी रियल रिपोर्ट ले गया कि भाई असली रिपोर्ट में ये लिखा है, ठीक है। मेरा ओपिनियन क्या है इसमें? मेरा ओपिनियन ये है, ओपन शट केसेस में जो सोल्यूशन है वो जल्दी से जल्दी देना चाहिए। बट जो रेप केसेस रजिस्टर होते हैं उनमें से अगर हम डेटा देखें तो बहुत सारे फेक भी होते हैं। जो असली में रेप केस हुआ होता है ना, वो एक्चुअली रजिस्टर हो ही नहीं पाता है। इसलिए जो जुडिशरी होती है उसे थोड़ा टाइम लगता है, बट उसको स्पीड अप करना चाहिए दोनों साइड में। और ये मेरे हिसाब से ऐसे हो पाएगा कि जो फेक केस कर रहा है उसमें कड़ी सजा दो, और जो असली में रेप कर रहा है उसे भी कड़ी सजा दो, जैसे कि इधर से ये कम हो और इधर से लोगों को इंसाफ मिले। अब ये मेरा ओपिनियन है, मैंने आप पे थोपा तो नहीं, मैंने अपना ओपिनियन बताया। यही सेम चीज़ मैं करता हूँ, और मेरा विजन ये है कि इसी चीज़ को लोगों तक ले जा पाऊँ। आप जैसे जैसे लोग हैं और जो आप जैसे लोग काम कर रहे हैं देश के लिए, उन सब लोगों को पॉडकास्ट पे बुला के बात कर पाऊँ और देश तक उनका मैसेज पहुँचा पाऊँ। बस दैट इज़ माई विजन। ऑल द बेस्ट। और राष्ट्र धर्म, कर्म फिर धर्म, इस चीज़ को दुनिया के सामने, देश के सामने रख पाऊँ। और मैं सच बताऊँ आपको, जेनजी में बहुत लोग हैं जो अब इस सीक्वेंस को, इस ऑर्डर को समझना शुरू कर चुके हैं। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू भैया, आपसे मिलके Thank बहुत मज़ा आया। प्लेजर। थैंक यू, थैंक यू। Thank जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।